पार्ट 4 चैप्टर 31। अगली सुबह सबकी नींद रिया के चिल्लाने से खुली। रिया परेशानी से हाल में इधर से उधर टहल रही थी। उसकी आवाज सुन सब नीचे आ गए, यहां तक कि ऋषभ भी। रोहित ने रिया पर गुस्सा करते हुए पूछा, अरे क्या है, क्यों चिल्ला रही है इतनी सुबह सुबह? खामखा सबकी नींद खराब कर दी। चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? छोटी सी भाभी कहीं चली गई, रिया ने कहा। तो सबने एक साथ हैरानी से पूछा, क्या? हाँ, छोटी सी भाभी कहीं नहीं मिल रही। मैंने पूरा घर देख लिया, रिया ने कहा। तो ऋषिधर जी चिंता करते हुए बोले, अगर घर में नहीं है तो कहाँ गई? बाहर गार्डन में चेक किया? गार्ड से पूछा। हाँ दादाजी, मैंने गार्डन में भी चेक किया, गार्ड से पूछा। उन्होंने कहा कि उन्होंने छोटी सी भाभी को मेंशन के बाहर जाते हुए नहीं देखा। रिया की बात सुन सब परेशान हो गए। रोहित अपना फोन निकालते हुए बोला, रुको मैं पता करता हूं वह कहाँ गई। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ वहां से जाने लगा तो ऋषिधर जी ने उसे रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो ऋषभ? तुम्हें चिंता नहीं हो रही वो कहाँ गई होगी? वो कहाँ गई है और क्यों गई है उससे मुझे मतलब नहीं और ना ही मुझे परवाह है। इतना बोल वो वहां से चला गया। उसने कमरे में आकर अपना फोन निकाला और सीसीटीवी कैमरा की फुटेज ऑन कर दी। उसने मोबाइल को देखते हुए अपने मन में कहा, कहाँ चली गई तुम कपकैक? उसने रात की फुटेज देखी। अनोखी अपने कमरे से बाहर निकल शोभा के कमरे में चली गई। ये देख पहले तो वो खुश हुआ, लेकिन फिर उसकी आंखें छोटी हो गई। ये इतनी रात को मोम के कमरे में क्यों गई थी? और रात भर वही थी। ऐसा क्या काम आ गया उसे मोम का जो वो सुबह तक का भी इंतजार नहीं कर सकी? कहीं मैंने जो कल रात को किया था वो बताने तो नहीं गई थी मोम को? ये कहते हुए उसकी आंखें गहरी हो गई। उसने अपने होठों पर एक डेविल स्माइल लाकर कहा, कपकैक अगर तुमने सच में मोम को कुछ भी कहा होगा तो तुम्हारी खैर नहीं। अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाना। इतना बोल वो उठा और फ्रेश होने चला गया, क्योंकि उसे पता था उसकी बीवी शोभा के कमरे में है, तो उसे चिंता करने की क्या जरूरत है। वहीं नीचे हॉल में अभी सब परेशान थे। तभी शोभा मेंशन के अंदर आए। उसने जब सबको परेशान देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ? आप सब इतने परेशान क्यों हैं? बड़ी माँ, छोटी सी भाभी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। रोहित ने जल्दी जल्दी से शोभा से कहा। कहाँ चली गई का क्या मतलब? कमरे में नहीं है, शोभा न चौंक कर कहा। मॉम, मैंने देखा, वो अपने कमरे में नहीं है, रिया बोली। तो शोभा ने मुस्कुराकर कहा, अरे बाबा, उसके कमरे में नहीं, मेरे कमरे में। मेरे कमरे में है वो, जाओ वहां देखो। रिया ने पूछा, आपके कमरे में? हाँ, मेरे कमरे में। कल रात वह मेरे कमरे में मेरे साथ ही सो गई थी, शोभा बोली। क्यों दीदी, उसके कमरे में क्या चूहों का हमला हो गया था या ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी जो वह आपके कमरे में सोई थी? सुरेखा ने कहा। तो शोभा अपने साथ लाए पूजा के सामानों को टेबल पर रखते हुए बोली, अरे वो कल बहुत बिजली कड़क रही थी ना, और उसे बिजली से डर लगता है, इसलिए डर कर मेरे पास आ गई थी और मैंने उसे अपने साथ ही सुला लिया। चलो, यह अच्छा किया तुमने बहू, ऋषिधर जी ने शोभा से कहा। तभी रोहित ने कहा, अरे यार, ये छोटी सी भाभी लगता है सच में छोटी सी बच्ची ही है। बिजली से कौन डरता है भला? रोहित की बात खत्म होते ही शिवाय चिल्लाया, छिपकली! आह छिपकली! भाई, माँ, बड़ी माँ, दादाजी, कोई तो बचाओ मुझे इस छिपकली से! चिल्लाते हुए रोहित कूदकर अपने बगल में खड़े प्रवीण की गोद में चला गया। रोहित की इस हरकत पर पहले तो सब चौंक गए और फिर जोर जोर से हंसने लगे और प्रवीण घूरकर रोहित को देखने लगा। उन दोनों को देख ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के जिद करने पर उसे अपनी गोद में उठाया है। शिवाय हंसते हुए बोला, अब समझ आया तुझे, जैसे तू तेरी लैला से डरता है वैसे ही वो बिजली से डरती है। शिवाय को हंसता देख रोहित को अब जाकर उसका मजाक समझ आया। उसने पहले तो प्रवीण के गाल पर एक किस करके बोला, थैंक यू सो मच मेरे भाई। अगर तुमने जिम में मेहनत कर अपनी ये बॉडी नहीं बनाई होती तो मेरा क्या होता? मैं किसकी गोद में जाता? फिर वो गुस्से से शिवाय को देख चिल्लाकर बोला, शिवाय के बच्चे, मैं तुझे छोड़ दूंगा नहीं, तू तो गया आज। इतना बोल वो उसके पीछे भगा। शिवाय ने भी भागते हुए कहा, अरे शिवाय के बच्चे होंगे, वो भी बहुत सारे, और वो भी तेरे बच्चों से पहले वो इस धरती पर जन्म लेंगे।
हार्दिक भी मुस्कुराते हुए प्रवीण के पास आया। उसे ऐसे अजीब तरह से मुस्कुराता देख प्रवीण ने उसे घूरते हुए पूछा, क्या, किस बात मुस्कुरा रहा है? ये सोचकर मुस्कुरा रहा हूं कि जब ये फोटो मेरी भाभी देखेगी तो कैसे रिएक्ट करेंगे। इतना बोल उसने अपना फोन प्रवीण के सामने कर दिया। उसके फोन में अभी थोड़ी देर पहले रोहित ने उसके गाल पर किस की थी, उसकी तस्वीर थी, जो हार्दिक ने चुपके से खींच ली। प्रवीण ने हार्दिक के हाथ से फोन लेना चाहा तो हार्दिक ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और शरारती अंदाज में उसे देख वहां से बाहर की ओर भाग गया। प्रवीण उसके पीछे जाते हुए चिल्लाकर बोला, कमीने वो फोटो अभी डिलीट कर वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। उन दोनों को देख ऋषिधर जी मुस्कुराते हुए बोले, अब घर घर लग रहा है, इन बच्चों की मस्ती है। फिर वो शोभा से बोले, अरे बहू जाओ जाकर अनोखी से कहो कि तैयार हो जाए, कुछ देर में पंडित जी भी आते होंगे। जी पापा। इतना बोल शोभा अपने साथ लाए में से एक पैकेट अपने साथ ले जाने लगी तो सुरेखा ने उससे पूछा, अरे दीदी ये क्या है? ये अनोखी के लिए कपड़े है। अब वो तो शॉपिंग करने जाती नहीं, इसलिए सोचा मैं ही चली जाती हूँ, शोभा ने कहा और चली गई। उसे जाते देख सुरेखा बुदबुदाते हुए बोली, हीरे की कसम दीदी, धन्य सास हो आप तो। हाँ तो तुम भी भाभी से कुछ सीख लो और धन्य हो जाओ, पीछे से अजय ने उसकी बात सुन कहा। तो सुरेखा उसे घूरते हुए बोली, मेरी बातें सुनने और मुझे ताने देने के अलावा और कुछ नहीं सोचते ना आप? अरे ऐसे कैसे नहीं सोचता, जरूर सोचता हूँ। देखो ना मैं अभी अभी यही सोच रहा था कि जो साड़ी मैं कल तुम्हारे लिए लाया था उसमें तुम कितनी खूबसूरत लगोगी। अजय ने सुरेखा के कंधे पर हाथ रख फ्लर्ट करने के अंदाज में कहा तो सुरेखा शर्मा गई और उसे खुद से दूर कर बोली, शर्म करो कुछ, उम्र देखो अपनी। बेटे की शादी की उम्र हो गई है और इन्हें फ्लर्ट करना सूझ रहा है, वो भी सबके सामने। कहते हुए वो वहां से चली गई और अजय उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसके जाने के बाद अजय ने गंभीर होते हुए ऋषिधर जी से पूछा, क्या भैया आज आएंगे पापा? ऋषिधर जी हॉल की दीवार पर लगी अपनी पत्नी की तस्वीर को देखते हुए बोले, इन सालों में ऐसा एक भी साल नहीं हुआ जब वो अपनी मां के जन्मदिन पर नहीं आया। मुझे यकीन है वो आज भी जरूर आएगा। कोलकाता अंडरस्को आलोक अपने रूम में आईने के सामने खड़ा रेडी हो रहा था। उसके पीछे बेड पर बैठी औरत जिसकी उम्र लगभग 40 साल की थी उसे कब से घूरे जा रही थी। उस औरत ने हरे रंग की साड़ी पहनी थी, हाथों में लाल रंग की चूड़ी, माथे पर लाल रंग की बड़ी से बिंदी और चेहरे पर भर भर के मेकअप किया था। आलोय ने एक नजर उसे आईने में देखा और फिर अपने शर्ट के बाजू के बटन लगाते हुए बोला, अब तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो काला दी? मेरी खुशियों को तो नजर लगा ही चुकी हो, अब क्या मेरी जिंदगी पर भी नजर लगाने का इरादा है तुम्हारा? देखो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी काली नजर से मेरा प्लेन क्रैश हो जाए और मैं वहीं मर जाऊं। पूरी बाबा, मैंने कब तुम्हारी खुशियों को नजर लगाया आलोक बाबू? तुम तो ऐसा बोल रहा है जैसे मैंने तुमको कहा कि अपनी पत्नी उस शोभा को छोड़ के मेरे पास आओ। तुम तो खुद ही मेरे पास आया था, अब इसमें मेरा की दोष? कालिंदी उठकर उसके पास आकर बोली और उसके शर्ट के बटन ठीक करने लगी। शोभा का नाम सुन आलोक को गुस्सा आ गया। उसने उसका हाथ अपनी शर्ट से झटका और उसे घूरते हुए अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, अपनी इस गंदी जुबान से मेरी शोभा का नाम भी मत लेना, वरना जुबान काटकर जमीन में गाड़ दूंगा। फिर सिर्फ मन में बोलने लायक रह जाओगी, कुछ कहने लायक नहीं। बोल उसने अपना कोट उठाया और जाने लगा। तभी कालादी उसका रास्ता रोक गुस्से से बोली, ऐसा क्या है उस शोभा में जो 20 साल साथ होने के बाद भी तुम मेरे नहीं हुए और उससे दूर रहने के बावजूद भी आज भी उसी के हो? मेरी शोभा गंगा की तरह निश्चल और निस्वार्थ है और तुम कल भी कोठे की शान थी और आज भी तुम में वही रौनक है और मैं 20 साल क्या, इस जिंदगी क्या, आने वाली सातों जिंदगी सिर्फ मेरी शोभा का ही रहूंगा। बोल उसके कालादी को एक साइड धक्का दिया और वहां से चला गया। वहीं कालादी बस उसे गुस्से से जाते हुए देखती रही। उसने दांत पिसते हुए अपने आप से कहा, बहुत प्यार है ना तुम्हें अपनी बीवी शोभा से, तो आज मैं उसका किस्सा ही खत्म करवा देती हूँ। तब ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। उसके मरने बाद में देखती हूँ तुम कैसे उसका गुणगान करते हो। उसने किसी को फोन लगाया और कुछ बात कर फोन कट कर दिया और उसके होठों पर एक शैतानी भाव आ गए।
आलोक घर से निकल सीधे अपने प्राइवेट प्लेन में बैठ गया और उसकी प्लेन मुंबई के लिए रवाना हो गई। वो आंखें बंद किए अपना सर सीट से टिकाए बैठा था। उसकी जहन में उसकी और शोभा की याद घूम रही थी। 24 साल की शोभा एक पिंक रंग की साड़ी पहने आईने के सामने तैयार हो रही थी। तभी उसके बालों से पानी का छिंटा आलोक के चेहरे पर पड़ा जो बेड पर सोया था और उसकी नींद खुल गई। उसने आंखें खोलकर शोभा को देखा। शोभा अपने मांग में सिंदूर लगाने वाली थी। आलोक उठते हुए बोला, एक मिनट शोभा, ये तुम क्या कर रही हो? उसके अचानक से रोकने पर शोभा चौंक गई। आलोक उसके पास आया और उसे घूरते हुए बोला, ये करती हो ना तुम मेरे साथ रोज। मैं सोया रहता हूं और तुम मेरा हक मुझसे छीन लेती हो। उद्धरण चिन्ह। आपका हक, शोभा ने कहा, तो आलोक उसके हाथ से सिंदूर को डिब्बी लेते हुए बोला, ये हक, तुम्हें सिंदूर लगाने हक सिर्फ मुझे है। बोल उसने चुटकी में सिंदूर लेकर उसकी मांग भर दी और शोभा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने आलोक को गले लगाकर कहा, अपने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं सोची ना जाने मैंने क्या कर दिया जो आपने मुझे सिंदूर लगाने से रोक रहे हो। तुम्हें सिंदूर लगाने से कौन मना कर सकता है? इस सिंदूर पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है शोभा। आलोक ने भी उसे लगे लगाकर कहा। आप मुझे ऐसे ही प्यार करते रहेंगे ना आलोक? मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे ना? आलोक ने कहा। कभी नहीं, और ये प्यार यूं ही जिंदगी भर बना रहेगा। आलोक ने उसके माथे को चूम लिया। उन पलों को याद कर आलोक की आंखें नम हो गई। उसने अपनी आंखें खोली और अपने आंसुओं को पोंछकर आसमान को ओर देखते हुए बोला, मेरा प्यार आज भी ऐसा ही है शोभा, बस हालातों ने हमें दूर कर दिया। वरना ये 20 साल मैंने तुमसे दूर रहकर कैसे जिंदगी जी है सिर्फ मैं ही जानता हूँ। जीते जी मर रहा हूँ शोभा मैं। चैप्टर 32। बीते पलों को याद कर आलोक की आंखें नम हो गई। उसने अपनी आंखें खोली और अपने आंसुओं को पोंछकर आसमान को ओर देखते हुए बोला, मेरा प्यार आज भी ऐसा ही है शोभा, बस हालातों ने हमें दूर कर दिया। वरना ये 20 साल मैंने तुमसे दूर रहकर कैसे जिंदगी जी है सिर्फ मैं ही जानता हूँ। जीते जी मर रहा हूँ शोभा मैं। कुछ देर बाद उसका प्लेन मुंबई लैंड हो गया और वो शेरगील मैंशन के लिए निकल पड़ा। दूसरी ओर शेरगील मैंशन में पूजा की सारी तैयारी हो गई थी। पंडित जी भी आ गए थे और घर को सबने मिलकर फूलों से सजा दिया था। तभी पंडित जी ने कहा, शोभा बेटा ऋषभ और उनकी पत्नी को बुलाओ, पूजा का समय निकाला जा रहा है। जी पंडित जी, शोभा ने पंडित जी से कहा और रोहित से बोली, रोहित जा अपने भाई को बुला ला, मैं अनोखी को ले आती हूँ। इतना बोल वह अपने कमरे की ओर चली गई। शोभा जब कमरे में आए तो उसने देखा अनोखी उसके लाए पीले रंग के राजस्थानी लहंगे को पहले खड़ी थी। उसने घूंघट ले रखा था जैसा ऋषभ ने उससे कहा था और अपने वो हाथों में शोभा के दिए हुए कंगन पहनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे वो हो नहीं रही थी। वो कंगन स्क्रू से बंद होता था, जो एक हाथ से अनोखी के लिए कर पाना मुश्किल था। शोभा ने उसे वो पहनाते हुए बोली, जानती हो अनोखी, ये कंगन मुझे मेरी सास ने दिया था, ऋषभ की दादी जी ने। उनकी इच्छा थी कि वो ऋषभ की पत्नी के आने के बाद उसे वो कंगन देंगी, लेकिन उनकी इच्छा पूरी करने के लिए वो तो है नहीं, इसलिए उनकी इच्छा को मैंने पूरा किया और आशा करती हूँ तुम इस कंगन को संभाल कर रखोगी ना? शोभा ने पूछा तो अनोखी ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। शोभा ने अपने आंख से काजल निकालकर अनोखी के कान के पीछे लगाते हुए बोली, मुझे पता तो नहीं कि तुम कैसी दिख रही हो, लेकिन इतना जरूर पता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। इसलिए अभी से काला टीका लगा रही हूं, क्योंकि तुम्हारे चेहरे को देखने के बाद सबकी नजर तुम्हें लग जाएगी। उद्धरण चिन्ह। फिर वो अनोखी को लेकर बाहर आए। अनोखी शोभा के साथ धीरे धीरे चल रही थी। तभी उसका पैर लहंगे में अटक गया और वो आगे की ओर गिरने को हुई, लेकिन तभी दो मजबूत हाथों में उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अनोखी में चेहरा उठाकर देखा तो सामने ऋषभ खड़ा था। उसने भी आज पीले रंग का कुर्ता पहन रखा था, जिसकी बाजू कोहनी तक मुड़ी हुई थी और ऊपर के दो बटन खुले थे, जिस वजह से उसकी चेस्ट दिखाई दे रही थी। बालों को उसने बखूबी सेट किया हुआ था और अपनी हल्की दाढ़ी को उसने ट्रिम कर लिया था। वो इस इंडियन रूप में भी बहुत हैंडसम एंड हॉट नजर आ रहा था। एक पल के लिए अनोखी की नजर उस पर टिक सी गई। ऋषभ ने अनोखी को सीधे खड़ा किया और थोड़ी तेज आवाज में बोला,
इतना भारी लहंगा पहनने की क्या जरूरत है जब चलने में दिक्कत आती है तो। हालांकि ऋषभ ने ये परवा में कहा था, लेकिन उसके कहने का लहजा कुछ ऐसा था जिससे अनोखी को लगा कि वो उसके लंगड़े होने का और सही से ना चल पाने का मजाक उड़ा रहा है, और ऐसा ही वहां बैठे हर किसी को लगा, सिवाय शोभा और विक्रम के। उन दोनों ने अफसोस नजरों से एक दूसरे को देखा और विक्रम ने अपने मन में कहा, ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता। इसे तो लव लेटर भी देना होगा तो हाथ में नहीं देगा, बल्कि पत्थर में लपेटकर सामने वाले के सर पर मार कर देगा, ताकि उसका सर ही फूट जाए और इसका लव लेटर उसे जिंदगी भर याद रहे। कमबख्त कहीं का। परवा रहा है या मजाक उड़ा रहा है उसे खुद भी नहीं पता चलता, तो इसकी बीवी को क्या खाक पता चलेगा। उद्धरण चिन्ह। दूसरी ओर अनोखी ऋषभ के डांट सुन चुपचाप धीरे धीरे चलने लगी। वो दोनों जब पूजा होने की जगह पर आए तो देखा सामने दादी जी की एक बड़ी सी तस्वीर थी, जिस पर हार लगा था, और उन्हीं के सामने पूजा की सारी तैयारी थी। फोटो के सामने एक और पंडित जी बैठे थे और उनके दाएं ओर दो लकड़ी के छोटे छोटे स्टूल रखे थे जिन पर ऋषभ और अनोखी को बैठना था। पंडित जी ने उन्हें बैठने का इशारा किया तो ऋषभ और अनोखी दोनों जाकर बैठ गए। तभी दो ब्लैक कार आकर मैंशन के सामने रुकी। एक में से 3 बॉडीगार्ड निकले और दूसरे में से आलोक बाहर आया। उसने व्हाइट रंग का कोट पहना था। वो पॉकेट में हाथ डाले मैंशन के अंदर दाखिल हुआ। उसे देख सब अपनी जगह पर खड़े हो गए, सिवाय ऋषभ और अनोखी के। आलोक अंकल आ गए, अचानक से शिवाय के मुंह से निकल गया। आलोक का नाम से अनोखी ने पलटकर उन्हें देखा। आलोक को देख उसकी आंखों में चमक आ गई और वह उठने वाली थी, लेकिन ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ा और सख्त लहजे में बोला, चुपचाप बैठी रहो, समझी। उद्धरण चिन्ह। उसके कहने पर अनोखी चुपचाप बैठ गई। आलोक ने भी आकर पहले ऋषिधर जी के पैर छुए और फिर सबके साथ बैठ गया। फिर पंडित जी ने पूजा शुरू की। सबका ध्यान पूजा पर था, लेकिन आलोक का ध्यान सिर्फ शोभा पर। शोभा ने आज सफेद रंग की साड़ी पहनी थी जिनमें पीले रंग के धागे से कढ़ाई की गई थी। हमेशा की तरह उसने कोई मेकअप नहीं किया था, बस हल्की सी लाइट पिंक रंग की लिपस्टिक लगाई थी। माथे पर लाल रंग की बिंदी, आंखों में काजल, बालों को जुड़ा बनाकर उसमें गजरा लगाया था और हाथों में पीले रंग की चूड़ी। आलोक बस एकटक उसे ही देख रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सुरेखा की भी नजर उस पर थी। उसने अपने बगल में बैठे अजय को कोहनी से मारा और उसे आलोक की ओर देखने का इशारा किया। अजय ने भी देखा कि आलोक किस तरह से शोभा को देख रहा है। सुरेखा ने फुसफुसाते हुए अजय से कहा, मुझे जेठ जी का आज तक समझ नहीं आया। मुझे आज भी उनकी आंखों में दीदी के लिए प्यार दिखता है। फिर अगर प्यार है तो धोखा क्यों दिया। उद्धरण चिन्ह। पता नहीं सुरेखा, जो हुआ था वो सही था, या जो सामने देख रहा हूं वो सही है। मैं कुछ नहीं जानता, अजय ने कहा और चुप हो गया। शोभा हाथ जोड़ पंडित जी की बातें सुन रही थी और दादी जी की तस्वीर को देख रही थी, लेकिन उसे पता था कि आलोक की नजरें उसी पर ही है, इसलिए आलोक की नजरों को भांपकर उसकी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थी। जब आलोक ने उसकी कांपती उंगलियों को देखा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और अपने मन में बोला, तुम आज भी मेरी नजरों को बिना देखे भाप जाती हो शोभा, तो एक बार अपनी नजरें उठाकर देख लो मुझे, प्लीज। उद्धरण चिन्ह। आलोक के इतना कहते ही शोभा की नजरें मुड़कर आलोक की नजरों से जा मिली और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। पंडित जी ने कहा, पूजा की विधि संपन्न हुई। ऋषभ बेटा, अब आप अनोखी का घूंघट उठाकर उसकी मुंह दिखाई कर सकते हैं और अपनी दादी जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ ने उनकी बात सुनी और अनोखी की ओर मुड़ गया। वहीं अनोखी ने कसकर अपने लहंगे को पकड़ लिया। उसे वह पल याद आने लगा जब ऋषभ ने पिछली रात उसका घूंघट उठाया था और उसके बाद उसके साथ वो हरकत की थी, जिस वजह से उसके हाथों में पसीने आने लगे और उसके शरीर में गूसेबम्प्स आने लगे। ऋषभ ने एक नजर मुड़कर अपने दादाजी और शोभा को देखा, तो शोभा ने आंखों से उसे अनोखी का घूंघट उठाने के लिए इशारा किया, तो ऋषभ ने अनोखी के घूंघट को पकड़ लिया। तभी विक्रम एक साइड होते हुए बोला, चलो चलो सब लोग अपना अपना फोन निकाल लो। आज ये घूंघट हटने वाला है। इस लम्हे को सब अपने अपने मोबाइल में कैप्चर कर लो। दोबारा नहीं आने वाला ये लम्हा। उद्धरण चिन्ह।
बीवी मेरी है और चेहरा देखने के लिए मरा ये जा रहा है। मैंने भी खामखा इस रस्म को करने के लिए हाँ कर दिया। ये तो घूंघट में ही अच्छी थी। अब सब इसका चेहरा देख लेंगे। ऋषभ ने चिढ़ते हुए अपने मन में कहा। उसकी शक्ल इस वक्त ऐसी थी जैसे उसका ये रस्म करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इसलिए सबको लगा कि ऋषभ बेमन से अनोखी का घूंघट उठा रहा है। आलोक बड़े गौर से ऋषभ के चेहरे को देख रहा था। वो हर एक पल में ऋषभ के चेहरे के बदलते भाव को नोटिस कर रहा था। ऋषभ ने धीरे से अनोखी का घूंघट उठाया और अनोखी को देख वही जाम सा गया। पिछली रात उसने अनोखी की सादगी देखी थी, लेकिन आज अनोखी उसके सामने पूरे साज श्रृंगार के साथ नई नवेली दुल्हन की तरह बैठी थी। अनोखी ने अपने काले घने बालों का चोटी बनाया था जिसमें उसने उसने मोगरे का गजरा लगाया था। सर पर उसने राजस्थानी मांग टीका पहना था जिसमें से उसकी मांग में सजा सुर्ख लाल सिंदूर नजर आ रहा था। माथे पर उसने गुलाबी रंग की बिंदी लगाई थी। उसके हल्के हरे रंग की आंखें काजल से सनी थी, जिस वजह से उसकी आंखें कुछ ऐसे चमक रही थी जैसे घने जंगल में जुगनू चमकते हैं। नाक में उसने बड़ी सी नथ पहनी थी जो उसके होठों तक आ रही थी, जो पिंक रंग की लिपस्टिक से और भी खूबसूरत दिख रहे थे। उसके गाल भी इस वक्त गुलाबी हो रखे थे। अब उसने मेकअप किया था या शर्म की लाली उसके गालों पर आई थी ये तो अनोखी ही जानती थी। गले में उसने बड़ा सा रानी हार पहना था। हाथों में लाल रंग का चूड़ा, कमर में कमरबंद और पैरों में बड़ी बड़ी पाजेब, और इन सब में सबसे खूबसूरत थी उसकी मासूमियत, जो किसी का भी दिल मोह लेती, और बिल्कुल हुआ भी यही। वहां बैठा हर एक शख्स एक टक अनोखी के चेहरे को देख रहा था। ऋषभ की नजरें उसके चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही और अचानक से उसका दिल तेज रफ्तार के साथ धड़क रहा था, जिसकी गूंज खुद उसके कानों तक भी पहुंच रही थी। एक पल के लिए ऋषभ का मन किया कि वो अनोखी का चेहरा पर फिर से घूंघट डाले और अनोखी को सबसे छुपा कर कहीं ले जाए ताकि उसकी खूबसूरती को उसके अलावा और ना देख पाए। वहीं अनोखी कभी ऋषभ को देखती तो कभी घर के सभी लोगों को जो घूर घूर कर उसे देख रहे थे। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आलोक जो बड़े गौर से ऋषभ के चेहरे के हर एक भाव को नोटिस कर रहा था, जब उसने अनोखी को देखने पर उसकी आंखों की में आए बदलाव को महसूस किया तो उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने मन में कहा, चलो, जो मैं चाहता था कम से कम वो थोड़ा तो हुआ। अब शायद मैं इन सबको बता सकता हूं कि मैंने अनोखी की शादी ऋषभ से करवाई क्यों थी। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां की शांति को तोड़ते हुए विक्रम ने हैरानी से कहा, क्या ये सच में लड़की है? उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज सुन सबका ध्यान टूटा और उसका सवाल सुन सब अजीब नजरों से उसे घूरने लगे। विक्रम ने एक नजर सबको देखा और अपनी बात समझाते हुए बोला, नहीं, मेरा मतलब है कि क्या ये इंसान है? क्योंकि मुझे तो ये हेवन की कोई इंजन लग रही है। उद्धरण चिन्ह। वो अपनी जगह से उठा और अनोखी के सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपने हाथ जोड़कर बोला, अगर तुम हेवन से आए कोई एंजल हो तो मेरी एक विश पूरी कर दो। मुझे भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी एक एंजल से मिला दो, या फिर हेवन के गॉड को बोल दो कि पृथ्वी में एंजल का स्टॉक खत्म हो गया है, क्योंकि इस एंजल को तो इस बीस्ट ने ले लिया। कहते हुए उसने एक बार अनोखी ओर इशारा किया और बिस्ट बोलते वक्त ऋषभ की ओर। ऋषभ उसे खा जाने वाली नजर से घूरने लगा, लेकिन विक्रम उसकी नजरों को इग्नोर करते हुए आगे बोला, तो तुम अपने गॉड से कहना कि दूसरी एंजल भेज दो। तुम्हारी जितनी क्यूट नहीं होगी तो भी मैं काम चला लूंगा। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 33। विक्रम अपनी जगह से उठा और अनोखी के सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपने हाथ जोड़कर बोला, अगर तुम हेवन से आए कोई एंजल हो तो मेरी एक विश पूरी कर दो। मुझे भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी एक एंजल से मिला दो, या फिर हेवन के गॉड को बोल दो कि पृथ्वी में एंजल का स्टॉक खत्म हो गया है, क्योंकि इस एंजल को तो इस बीस्ट ने ले लिया। कहते हुए उसने एक बार अनोखी ओर इशारा किया और बिस्ट बोलते वक्त ऋषभ की ओर। ऋषभ उसे खा जाने वाली नजर से घूरने लगा, लेकिन विक्रम उसकी नजरों को इग्नोर करते हुए आगे बोला, तो तुम अपने गॉड से कहना कि दूसरी एंजल भेज दो। तुम्हारी जितनी क्यूट नहीं होगी तो भी मैं काम चला लूंगा। उद्धरण चिन्ह। विक्रम के ऐसे अचानक अपने पास आकर बैठने से अनोखी घबरा गई और उसने ऋषभ की आस्तीन पकड़ ली, और जब उसने विक्रम की बातें सुनी तो वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई।
उसने धीरे से कहा, मैं अनोखी हूं, मैं एंजल नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह। अनोखी ने जब अपनी स्वीट सी वॉइस में विक्रम से कहा तो विक्रम मुस्कुरा दिया और उसकी बधाई लेते हुए बोला, हाय मेरी लिटिल एंजल, आज से तुम मेरी लिटिल एंजल हो। मैं तुम्हें लिटिल एंजल ही बुलाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। और हम भी। पीछे से हार्दिक, शिविका, शिवाय और शनाया ने भी एक साथ कहा। फिर विक्रम ने अपनी जेब से एक नोटों की गाड़ी निकली और अनोखी के ऊपर घुमाते हुए एक नौकर को देकर बोला, ये लो, मेरी तरफ से पार्टी करना, मेरी लिटिल एंजल का चेहरा देखने की खुशी में। उद्धरण चिन्ह। घर के सभी लोग मुस्कुराते हुए विक्रम की नौटंकी देख रहे थे। तभी पंडित जी ने उसके ड्रामे को खत्म करते हुए कहा, यजमान, अगर आपका खुशी मनाना हो गया तो आप अपने स्थान पर जाए, पूजा की आखिरी तिथि अभी बाकी है। उद्धरण चिन्ह। जी पंडित जी, आप कंटिन्यू करें। कहते हुए विक्रम उठा और अपनी जगह पर वापस बैठ गया। तभी पंडित जी ने जल से भरा एक कलश उठाया और अनोखी को देते हुए बोले, इसे लेकर आप पूरे घर की एक परिक्रमा करके आए। लेकिन ध्यान रहे जल कलश से बाहर ना गिरने पाए। उद्धरण चिन्ह। अनोखी ने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया और कलश को लेकर उठ गई। पंडित जी ने ऋषभ से भी कहा, आप भी जाइए। तो ऋषभ भी अपनी जगह से उठ गया। अनोखी ने कलश को अच्छे से अपने हाथ में पकड़ा और अपना एक कदम आगे बढ़ाया, पर पहला कदम रखते ही वो लड़खड़ा गई, जिससे कलश हिलने लगा। लेकिन उसमें से पानी बाहर गिरता उससे पहले ही ऋषभ ने अपने दोनों हाथों से अनोखी के दोनों हाथ थाम लिया। ये देखा सबने एक राहत की सांस ली। लेकिन अनोखी की काजल से भरी आंखें नम हो गई। उसने अपने पैरों को देखा और नम आंखों से पंडित जी को देखते हुए बोली, पंडित जी, अगर मैं ये कलश लेकर चलूंगी तो जल कलश से बाहर जरूर गिरेगा। क्या मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता? उद्धरण चिन्ह। उसकी मीठी सी स्वीट आवाज इस वक्त एकदम मुरझा गई थी। उसे अपने हालातों पर बुरा लग रहा था कि वो चाह कर भी सीधा नहीं चल पाएगी और सीधा ना चलने पर कलश से पानी गिर ही जाएगा। पंडित जी उससे कुछ कहते, उससे पहले ऋषभ ने रिया को आवाज देकर अपने पास बुलाया। अनोखी ऋषभ को देखने लगी। ऋषभ ने अनोखी के हाथ से कलश लिया और रिया को दे दिया। ये देख अनोखी ने अपना सर नीचे कर लिया। उसे लगा कि ऋषभ ने ये रस्म रिया से करवाएगा, इसलिए वो चुपचाप पीछे हटने लगी। लेकिन अगले ही पल ऋषभ ने अनोखी को अपनी बाहों में उठा लिया। ये देख सबके होश उड़ गए। अनोखी भी हैरान नजर से ऋषभ को देखने लगी। लेकिन ऋषभ सबकी नजरों को इग्नोर करते हुए रिया से बोला, कलश इसे दे। उद्धरण चिन्ह। तो रिया ने जल्दी से कलश अनोखी ओर बढ़ा दिया। लेकिन अनोखी अभी भी बस हैरानी से ऋषभ को ही देख रही थी। उसने रिया की ओर ध्यान ही नहीं दिया। ऋषभ ने कहा, जल्दी से कलश पकड़ो, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है बेस्ट करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। उसकी कठोर आवाज से अनोखी अपने सेंस में वापस आए और रिया के हाथ से कलश ले लिया और उसे कसकर थाम लिया। फिर ऋषभ अनोखी को अपनी बाहों में लिए वहां से चला गया। ऋषभ अनोखी को अपनी बाहों में लिए पूरे मेंशन की परिक्रमा कर रहा था। वो लगभग 30 मिनट से चल रहा था और इस पूरे वक्त अनोखी चुपचाप उसकी बाहों में एकटक ऋषभ के चेहरे को देख रही थी, जिसके माथे पर एक शिकन तक नहीं आई। ये देख अनोखी ने अपने मन में कहा, ये कब से मुझे बाहों में उठाकर चल रहे हैं? क्या ये थक नहीं गए? उद्धरण चिन्ह। वही ऋषभ अपने मन में कह रहा था, इसे मैंने बाहों में उठाया है, लेकिन ऐसा लग रहा है मैंने किसी शरीर को नहीं, किसी रुई की बोरी को उठाया है। इसका वजन ही नहीं है बिल्कुल भी। कुछ खाती नहीं है क्या ये? उद्धरण चिन्ह। और दोनों अपनी अपनी सोच में इतने गुम थे कि दोनों को पता ही नहीं चला कि उनके पीछे पूरी मंडली अपने हाथों में मोबाइल लिए किसी प्रोफेशनल कैमरामैन की तरह उन दोनों को शूट कर रहे थे। वो सारे धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन शनाया के पैरों में पहनी हिल से बार बार टक टक की आवाज आ रही थी। तो हार्दिक ने शनाया से कहा, ओह शनाया मैडम, अपनी ये टक टक की आवाज बंद करो, नहीं तो वो सुन लेगा, ना तो देखने मिलेगा ना रिकॉर्ड करने। उद्धरण चिन्ह। ये कोई रिमोट कंट्रोल वाली हिल्स थोड़ी है जो बटन बंद करते ही उसकी आवाज भी बंद हो जाएगी। अब चलूंगी तो आवाज तो आएगी ना? शनाया ने मुंह बनाते हुए कहा। तो विक्रम बोला, एक काम करो, तुम यहीं रुक जाओ, वरना तुम्हारे चक्कर में हम सब भी पकड़े जाएंगे। उद्धरण चिन्ह।
पर शनाया मना करते हुए बोली, नहीं नहीं मैं भी चलूंगी, मुझे भी यह सीन देखना है। उद्धरण चिन्ह। प्रवीण संभाल इसे और रोक के रखना, जाने मत देना और हम लोग के पीछे तो बिल्कुल भी आने मत देना। हार्दिक ने प्रवीण से कहा और अपनी बात खत्म कर उसे देख हल्के से अपनी एक आंख दबा ली तो प्रवीण हल्का सा मुस्कुरा दिया और शनाया का हाथ पकड़ उसे वहीं रोक लिया। बाकी सब ऋषभ और अनोखी के पीछे चले गए। जब वो लोग उनसे थोड़े दूर चले गए, तब शनाया ने चिढ़ते हुए कहा, क्या है, क्यों रोका? मैं अच्छा खासा ऋषभ और अनोखी को देख रही थी ना। कितना प्यारा सीन चल रहा था दोनों का। उद्धरण चिन्ह। प्यारा सीन क्यों, रोमांटिक सीन देख लेते हैं ना, वो भी अपना। कहते हुए प्रवीण में खींचकर उसे कमरे में ले गया और उसे दीवार से सटा दिया। शनाया कुछ कहती उससे पहले ही प्रवीण ने अपने होंठ उसके होंठ पर रख उसकी आवाज को उसके अंदर ही दबा दिया। कुछ देर बाद ऋषभ अनोखी को लिए वापस पूजा वाली जगह पर आया और उसकी मंडली पहले ही वहां पर अपनी अपनी जगह पर बैठ चुकी थी, लेकिन प्रवीण और शनाया अब तक नहीं आए थे। विक्रम में हार्दिक से फुसफुसाते हुए पूछा, अबे ये प्रवीण और शनाया कहाँ रह गए? उद्धरण चिन्ह। हार्दिक शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, कहाँ होंगे, दोनों मियां बीवी किसी चबूतरे पर गुटगू कर रहे होंगे, और क्या। उद्धरण चिन्ह। हार्दिक ने कहा तो विक्रम भी हंस दिया। ऋषभ अनोखी को लिए पंडित जी के पास आया। पंडित जी ने अनोखी के हाथ से कलश लिया और वापस पूजा वाले स्थान पर रख दिया। फिर ऋषभ ने अनोखी को धीरे से नीचे उतारा। पंडित जी ने कहा, अब आप दोनों सब बड़ों का आशीर्वाद ले लो। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ और अनोखी ने सबसे पहले दादी जी की फोटो को छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर वह दादाजी के पास आए और उनके पैर छुआ। दादाजी ने दोनों के सर पर हाथ रख अपना आशीर्वाद दिया। फिर दादाजी अनोखी से बोले, बेटा तुम्हें पता है आज ऋषभ की दादी का जन्मदिन है? तो अनोखी ने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया, तो दादाजी आगे बोले, वह हमेशा चाहती थी कि हम सब उसे किसी अच्छे दिन याद करें, इसलिए हम उसकी बरसी नहीं मानते, हमेशा उसके जन्मदिन पर पूजा करते हैं। कहते हुए दादाजी की आंखें भर आए और वह दादी जी की तस्वीर को एकटक देखने लगे। तभी अनोखी ने दादाजी का हाथ पकड़ कर कहा, तो आप रो क्यों रहे हो? दादी जी देख रही है आपको, उन्हें आप रोते हुए अच्छे नहीं लगोगे। अनोखी ने कहा तो दादाजी अपने आंसू पोंछ मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने एक नौकर का इशारा किया और वह नौकर एक ज्वेलरी बॉक्स दादाजी के हाथ में थाम कर चला गया। दादाजी वो बॉक्स को अनोखी को देते हुए बोले, ये तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है अनोखी। अनोखी ने पहले उस बॉक्स को देखा, फिर दादाजी और फिर शोभा को देखने लगी, तो शोभा ने हल्के से अपना सर हिला दिया तो अनोखी ने दादाजी के हाथ से वो बॉक्स ले लिया। फिर ऋषभ और अनोखी ने शोभा के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लिया। शोभा अनोखी के गाल पर हाथ रखकर बोली, अच्छा हुआ था जो मैंने तुम्हें पहले ही काला टिका लगा दिया था, वरना आज इस प्यारे के चेहरे को सबकी नजर लग जाती। कहते हुए शोभा ने अनोखी के माथे को चूम लिया। फिर ऋषभ और अनोखी ने सुरेखा और अजय का आशीर्वाद लिया। सुरेखा अनोखी की चिन्ह को पकड़ उसका चेहरा थोड़ा ऊपर कर शोभा से बोली, हीरे की कसम दीदी, इसकी खूबसूरती तो खरे हीरे को भी मात दे दे। उद्धरण चिन्ह। सुरेखा ने कहा तो अनोखी के गाल शर्म से और गुलाबी हो गए। ऋषभ जो तिरछी नजरों से अनोखी को देख रहा था, उसके गुलाबी गालों को देख उसने अपनी नजरें फेर ली। अब बस आलोक ही रह गया था जिसका आशीर्वाद ऋषभ और अनोखी में नहीं लिया था। अनोखी आलोक को और जाने लगी तो ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ उसे वहीं रोक दिया और गुस्से से घूरकर उसे देखने लगा, जिससे अनोखी डर कर गई। आलोक ऋषभ की हरकत पर मुस्कुरा दिया और वह खुद उन दोनों के पास आ गया। आलोक जब उन दोनों के पास आया तो अनोखी ने जल्दी से अपना हाथ ऋषभ के हाथ से छुड़ाया और आलोक के पैरों को छू लिया। ये देख ऋषभ के हाथों की गुस्से से मुठियां बन गई। आलोक ने मुस्कुराते हुए अनोखी के सर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद दिया। आलोक ने अनोखी से कहा, अनोखी मुझे तुमसे बात करनी है, अकेले में। वो कहीं नहीं जाएगी आपके साथ, आपको जो भी बात करनी है यही मेरे सामने करो। ऋषभ ने तुरंत अनोखी का हाथ पकड़ उसे अपने पीछे करते हुए बोला। ऋषभ ने गुस्से में इस वक्त अनोखी का हाथ इतनी तेज पड़ा था कि अनोखी को अपने हाथ में दर्द होने लगा था। अनोखी उसके हाथ को हटाते हुए बोली,
पर मुझे भी आलोक अंकल से बात करनी है, मुझे जाने दो। मैंने कहा ना, कहीं नहीं जाओगी तुम, तो चुपचाप यही खड़ी रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ऋषभ ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। चैप्टर 34। ऋषभ ने गुस्से में इस वक्त अनोखी का हाथ इतनी तेज पड़ा था कि अनोखी को अपने हाथ में दर्द होने लगा था। अनोखी उसके हाथ को हटाते हुए बोली, पर मुझे भी आलोक अंकल से बात करनी है, मुझे जाने दो। मैंने कहा ना, कहीं नहीं जाओगी तुम, तो चुपचाप यही खड़ी रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ऋषभ ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। तभी बाहर एक जोरदार धमाके की आवाज आई। आवाज इतनी जोरदार थी कि सब एक पल के लिए कांप गए। अनोखी ने तो डर से ऋषभ को कसकर पकड़ लिया और अपना चेहरा ऋषभ के सीने में छुपा लिया। ऋषभ की भी पकड़ अनोखी पर मजबूत हो गई। तभी वहां पर ऋषभ के बॉडीगार्ड्स और आलोक के साथ आए उसके 3 बॉडीगार्ड भी आ गए और साथ ही साथ प्रवीण और शनाया भी। ऋषभ ने प्रवीण को देखकर कहा, पता करो ये क्या था। यस सर, प्रवीण ने कहा और अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड्स को लेकर बाहर की ओर गया। आलोक ने भी अपने गार्ड से कहा उनके पीछे जाने के लिए, तो वह तीनों भी चले गए। मॉम आप सब अंदर जाओ, ऋषभ ने शोभा से कहा। फिर उसकी नजर अपनी बाहों में छुपी अनोखी पर गई जो डर से बुरी तरह कांप रही थी। उसने उसे खुद से दूर किया और अनोखी का चेहरा उठाकर देखा। अनोखी का चेहरा पूरा लाल हो गया था और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। अनजाने में ही ऋषभ ने उसके आंसू पोंछे और नर्म लहजे में बोला, मॉम के साथ जाओ। लेकिन अनोखी ने कसकर उसके बाजू को पकड़ लिया और ना में अपना सर हिलाने लगी। तो इस बार ऋषभ ने सख्त होकर कहा, मैंने कहा ना जाओ। इतना बोल उसने जबरदस्ती उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ाया और रिया को इशारा किया। तो रिया और शनाया दोनों ने अनोखी को पकड़ लिया और वहां से ले जाने लगी। ऋषभ, आलोक, अजय, विक्रम, हार्दिक, शिवाय और रोहित जब बाहर आए तो देखा मेंशन के आसपास बहुत सारे काले रंग के कपड़े पहने लोग थे, जिन्होंने अपने चेहरे को कवर कर रखा था। उनके हाथों में हथियार था और प्रवीण और ऋषभ के बॉडीगार्ड उनसे लड़ रहे थे। आलोक के गार्ड भी उनसे लड़ाई कर रहे थे। तभी कहीं से हवा में खंजर उनके पास आया। ये देख ऋषभ ने अपने बगल में खड़े आलोक को थका दिया और उस खंजर को अपने हाथों में पकड़ लिया। अगर ऋषभ ने वक्त रहते आलोक को धक्का नहीं दिया होता ना, तो वो खंजर सीधे आलोक के सीने पर लगता। ऋषभ ने उस खंजर को कसकर पकड़ा और अपनी गुस्से से लाल आंखों से उस ओर देखने लगा जहां से वो आया था। उसने खंजर को घुमाया और वापस उस आदम की ओर फेंक दिया जिसने वो खंजर फेंका था, और वो खंजर सीधे उस आदमी के गले पर जा लगा, जिससे उसकी वही मौत हो गई। उन सब में भी अपने अपने गन निकाले और उन आदमियों के साथ लड़ने लगे। विक्रम ने एक आदमी के गले को मोड़ते हुए कहा, यार ये लोग कहां से आ गए, वो भी मेंशन के अंदर। ऋषभ, लगता है बीवी आने के बाद तू ढीला पड़ गया थोड़ा, तभी काम में तेरा ध्यान नहीं है। अपनी बकवास बंद कर वरना तेरी सांसें ढीली कर दूंगा, समझा। ऋषभ ने उसे गुस्से से देख कहा और एक जोरदार लात अपने सामने खड़े आदमी के सीने पर मारी, जिससे उसके अंदर कुछ टूटने की आवाज आई और वह वहीं बेसुध होकर गिर गया। आलोक भी उन आदमियों से लड़ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ परेशानी नजर आ रही थी। उसने एक आदमी के सीने पर गोली मारी और जब वह जमीन पर गिर गया तो उसने उस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया। उसे आदमी के चेहरे को देख आलोक की आंखें बड़ी हो गई। शायद वो उसे जानता था और पहचानता भी था। आलोक ने जल्दी जल्दी अपने नजरें आसपास घुमाए, तो उसे अपने वो 3 गार्ड कहीं नजर नहीं आए। ये देख उसने जोर से चिल्लाया, ओ शीट। वो जल्दी से मेंशन के अंदर की ओर भागा। उसकी आवाज ऋषभ ने भी सुन ली थी और वो भी उसके पीछे पीछे भागा। मेंशन के अंदर शोभा कमरे के बाहर वो तीनों गार्ड खड़े थे। उन्होंने दरवाजे की लॉक पर फायर किया, जिससे दरवाजे का लॉक टूट गया। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर चले गए और उनमें से तीसरा आदमी दूसरे कमरे की ओर चला गया। वो दोनों बॉडीगार्ड जब कमरे के अंदर आए तो देखा कमरा पूरा खाली था, कमरे में कोई नहीं था। लेकिन तभी पीछे से ऋषभ के 2 बॉडीगार्ड आए और उन पर वार कर दिया और उन दोनों के साथ लड़ने लगे। कमरे में खड़े ऋषिधर जी, शोभा, सुरेखा, रिया, शनाया और अनोखी उन्हें देख रहे थे। उन्हें लड़ता देख तो अनोखी बुरी तरह डर से कांप रही थी और बेड के सिरहाने को कसकर पकड़ लिया।
जब ऋषभ के बॉडीगार्ड ने उन दोनों को बेसुध कर जमीन पर गिरा दिया तो ऋषिधर जी ने सबसे कहा, यहां से चलो। उनके कहने पर सुरेखा, रिया, शनाया, शोभा सब कमरे से निकल गए और बॉडीगार्ड ने कमरे को बाहर से बंद कर दिया और उन पांचों को प्रोटेक्ट करने लगे। सभी नीचे हॉल की ओर जाने लगे। तभी शोभा को कुछ याद आया और उसने घबराकर चिल्लाते हुए कहा, अनोखी कहाँ है? अनोखी का नाम सुन सब आसपास देखने लगे। उनके साथ अनोखी नहीं थी। छोटी सी भाभी कहीं कमरे के अंदर ही तो नहीं रह गई? रिया ने भी घबराते हुए कहा। कमरे के अंदर दोनों बॉडीगार्ड्स ने खुद को संभाला और अपनी गन वापस उठा ली। वो दोनों दरवाजा खोलने लगे तो दरवाजा बंद था, जिसे देख उन्होंने गुस्से से दरवाजे पर जोर से लात मारी। तभी उन्हें कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। उन दोनों ने एक दूसरे को देख चुप रहने का इशारा किया और आसपास कमरे में देखने लगे। तभी उन्हें बेड के पीछे से पीले रंग का कपड़ा नजर आया। ये देख वो उस ओर चले गए। उन्होंने झांक कर देखा तो बेड के पीछे छुपी अनोखी अपने मुंह पर हाथ रख धीरे धीरे से सिसकी ले रही थी और डर की वजह से कांप रही थी। अनोखी को देख उन दोनों के होठों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अनोखी को पकड़ा और वहां से बाहर निकाला। हॉल में शोभा वापस अपने कमरे की ओर जाने लगी तो सुरेखा उसे रोकते हुए बोली, दीदी कहाँ जा रही हो आप? अभी मत जाओ, हम ऋषभ से कहते हैं वो उसे ले आएगा। सुरेखा, वो मार देंगे अनोखी को, शोभा ने रोते हुए कहा। तब तक आलोक और ऋषभ भी अंदर आ गए थे। शोभा, तुम ठीक तो हो ना? मोम, आप ठीक तो हो ना? आलोक और ऋषभ दोनों ने एक साथ पूछा। शोभा ऋषभ का हाथ पकड़कर बोली, ऋषभ अनोखी कमरे में ही रह गई, उसे बचा ले। शोभा की बात सुन ऋषभ की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से कमरे की ओर भागा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला सामने दोनों गार्ड अनोखी को पकड़े उस पर गन थाने खड़े थे और एक ने अनोखी के बालों को भी कसकर पकड़ रखा था। अनोखी को इस हालत में देख ऋषभ की आंखों में खून उतर आया। उसने गरजते हुए उन दोनों से कहा, अपना हाथ हटा उस पर से। लेकिन उन दोनों गार्ड ने अनोखी को नहीं छोड़ा, बल्कि जिसने अनोखी के बालों को पकड़ रखा था वो अपनी पकड़ और कसते हुए ऋषभ से बोला, पीछे हट नहीं तो ये यही मर जाएगी। उसकी पकड़ मजबूत करते ही अनोखी चिल्ला पड़ी, ऋषभ पीछे आओ, दादाजी ने कहा। तभी आलोक उन दोनों गार्ड के सामने आकर गुस्से से बोला, ये क्यों कर रहे हो तुम दोनों? छोड़ो उसे अभी। सॉरी, ये तो हम नहीं कर सकते हैं, हमें ऑर्डर मिला है, उन दोनों ने कहा। ऋषभ वापस गुस्से से बोला, किसने तुम्हें मेरी बीवी को मारने के लिए कहा है? तुम्हारी बीवी को नहीं, उसे मारने कहा है। कहते हुए एक ने शोभा की ओर इशारा किया। ये देख सब चौंक गए। शोभा ने कहा, तुम मेरे लिए आए हो ना, तो छोड़ो उसे। कहते हुए शोभा आगे आने लगी। तभी रिया ने उसे पकड़कर कहा, नहीं मॉम, रुकिए। उन दोनों का ध्यान शोभा पर देख अनोखी ने अपने हाथ में छुपाए पेन को उस गार्ड की जांघ पर मारा जिसने उसके बालों को पकड़ रखा था। दर्द की वजह से वो गार्ड चिल्लाया और उसने अनोखी को दूर धकेल दिया। ये देख ऋषभ ने जल्दी से अनोखी को पकड़ा और घूमकर उस दूसरे गार्ड को एक जोर की लात मारी, जिससे वो भी जमीन पर गिर गया। तुम ठीक तो हो ना कपकेक? ऋषभ ने अपने दोनों हथेलियों में अनोखी के चेहरे को थाम कर पूछा, तो अनोखी ने हाँ में अपना सर हिलाया और उससे चिपक गई। अनोखी को ठीक देख आलोक उन दोनों गार्ड के पास आया। उन दोनों ने भी अपने चेहरे को कवर कर रखा था जिससे ऋषभ जान नहीं पाया कि ये दोनों वही है जो आलोक के साथ आए थे, लेकिन आलोक उन्हें देखते ही पहचान गया था। उसने एक का कॉलर पकड़ा और धीरे से पूछा, कालादी ने तुम दोनों को मेरे साथ भेजा था ना, शोभा को मारने? हाँ, उस गार्ड ने कहा। उसके हाँ कहते ही आलोक ने अपने कमर के पीछे से गन निकाली और उसके माथे के बीचों बीच चला दी। गन शूट की आवाज सुन अनोखी ने और भी कसकर ऋषभ को पकड़ लिया और ऋषभ धीरे धीरे उसके सर को सहलाने लगा। उसका एक हाथ अनोखी के बालों पर था और दूसरा अनोखी की पीठ पर। ऋषभ अनोखी को अपनी बाहों में लिए आंखें बंद किए खड़ा था। उसके चेहरे पर सुकून था, वरना अनोखी को गन पॉइंट पर देख वो भी एक पल के लिए डर गया था। उसे मारने के बाद आलोक दूसरे गार्ड के पास आया, जिसने अभी अभी अपने जांघ से अनोखी की चुभाई पेन निकली थी। आलोक ने उसकी गर्दन पकड़ी और अपनी पकड़ मजबूत करते हुए पूछा, वो तीसरा कहाँ है?
वो दूसरे कमरे में बाकियों को ढूंढने गया था। उस गार्ड ने डरते हुए कहा। उसकी बात खत्म होते ही आलोक ने उसे भी मार दिया। आलोक उठा और मुड़कर चारों ओर देखा। ऋषभ अनोखी को अपनी बाहों में छुपाए संभाल रहा था। हॉल में दादाजी, रिया, शनाया और सुरेखा खड़े थे और अब तक ऋषभ के बॉडीगार्ड और बाकी सब भी अंदर आ गए थे। सबको सही सलामत देख आलोक ने एक चैन की सांस ली। शोभा अनोखी की ओर जाने लगी। तभी आलोक की नजर पिलर के पीछे छुपे उस तीसरे गार्ड पर गई जिसने शोभा पर गन तान रखा था। ये देख आलोक जोर से चिल्लाया, शोभा, और उसकी ओर भागा, लेकिन तब तक उस गार्ड ने गोली चला दी। वो गोली शोभा की ओर ही आ रही थी, लेकिन आलोक ने वक्त रहते उसे खींचकर अपने पीछे कर लिया और वो गोली सीधे आलोक के कंधे पर जा लगी। आलोक को गोली लगते ही शोभा चिल्लाई, आलोक। शोभा के चिल्लाने और गोली चलने की आवाज सुन सबने उस ओर देखा। आलोक को गोली लगा देख एक पल के लिए ऋषभ घबरा गया और अनोखी को वहीं छोड़ आलोक की ओर भागा। गोली लगते ही आलोक बेसुध सा हो गया और शोभा उसे लेकर गिरने लगी, पर ऋषभ ने आकर दोनों को थाम लिया। विक्रम और प्रवीण ने उस ओर देखा जहां से गोली चली थी। वहां पर उन्हें एक आदमी भागता हुआ नजर आया, तो वो तुरंत उसके पीछे भागे। हार्दिक और शनाया आलोक के पास आए। आलोक को ऋषभ ने अपने दोनों हाथों से संभाल रखा था। उसके शरीर से बहता खून देख ऋषभ के माथे पर बल पड़ गए। वहीं शोभा रोते हुए आलोक को बस देख रही थी। चैप्टर 35। गोली लगते ही आलोक बेसुध सा हो गया और शोभा उसे लेकर गिरने लगी, पर ऋषभ ने आकर दोनों को थाम लिया। विक्रम और प्रवीण ने उस ओर देखा जहां से गोली चली थी। वहां पर उन्हें एक आदमी भागता हुआ नजर आया, तो वो तुरंत उसके पीछे भागे। हार्दिक और शनाया आलोक के पास आए। आलोक को ऋषभ ने अपने दोनों हाथों से संभाल रखा था। उसके शरीर से बहता खून देख ऋषभ के माथे पर बल पड़ गए। वहीं शोभा रोते हुए आलोक को बस देख रही थी। हार्दिक ने जल्दी से आलोक की कोट निकाली और उसे चेक किया। वो एक चैन की सांस लेते हुए बोला, घबराने की बात नहीं है। गोली छूकर निकली है, लेकिन जल्दी से फर्स्ट एड देना होगा। इन्हें कमरे में ले चलो। हार्दिक ने कहा तो ऋषभ और रोहित ने मिलकर आलोक को उठाया और कमरे में ले गए। सुरेखा शोभा का हाथ पकड़कर बोली, दीदी, हार्दिक ने कहा है ना, गोली बस छूकर निकली है, तो चिंता मत करो। सुरेखा, वो गोली मुझे लगने वाली थी, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर ले ली। अगर उन्हें कुछ भी हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, शोभा ने रोते हुए कहा और उसके गले लग गई। सुरेखा धीरे धीरे उसके पीठ को सहलाते हुए उसे संभालने लगी। सब कमरे के बाहर परेशान खड़े थे। कमरे के अंदर हार्दिक और शनाया आलोक का इलाज कर रहे थे और अनोखी वो कमरे से दूर पिलर के सहारे खड़ी उन सबको देख रही थी। तभी हार्दिक और शनाया बाहर आए। दादाजी ने पूछा, क्या हुआ, कैसा है वो? दादाजी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना, गोली छूकर निकली है बस। मैंने उन्हें ट्रीटमेंट दे दी है। दवाई के असर से वो अभी बेहोश है और उन्हें आराम करने की सख्त जरूरत है। इतना बोल हार्दिक चुप हो गया और ऋषभ की ओर देखने लगा। शोभा भी रिक्वेस्ट भरी नजरों से ऋषभ को ही देख रही थी। ऋषभ ने एक नज़र सबको देखा और वहां से जाते हुए बोला, बस आज रात। इतना बोल वो वहां से जाने लगा। जब वह अनोखी के पास से गुजर रहा था तब उसने अनोखी का हाथ कसकर पकड़ा और उसे भी अपने साथ ले जाने लगा। अनोखी डर से पीछे मुड़कर सबको देख रही थी और लड़खड़ाते कदमों से ऋषभ के पीछे चली जा रही थी। ऋषभ उसे कहाँ लेकर जा रहा है? रुक! शोभा ने घबराते हुए उसे रोकना चाहा, लेकिन ऋषभ ने उसकी एक नहीं सुनी और अनोखी को अपने कमरे में ले गया। कमरे में आकर ऋषभ ने अनोखी को बेड की ओर थका दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसके धकलने की वजह से अनोखी सीधे बेड पर गिर गई। उसे फिर से उस रात के मंजर याद आने लगा और वह डर से कांपने लगी। अनोखी बेड पर अपने घुटने मोड़कर बैठ गई और कसकर अपने पैरों को दोनों हाथों में जकड़कर ऋषभ को देखा, जो गुस्से से उसे ही देख रहा था। अनोखी उससे रोते हुए बोली, मैंने आज भी कुछ नहीं किया, प्लीज मेरे साथ वो फिर से मत करना, प्लीज। लेकिन ऋषभ ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और अपने कपबोर्ड को ओर चला गया। कुछ देर बाद वो अपने हाथों में एक फर्स्ट एड बॉक्स लिए आया और अनोखी के पास बेड पर बैठ गया। उसे अपने पास बैठा देख अनोखी थोड़ा पीछे खसक गई,
तो ऋषभ ने उसे घूर कर देखा और उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लिया, जिससे अनोखी सीधे उसके गोद में आ गई। ऋषभ ने पहले 2 पल उसे शांति से देखा, फिर उसका मांग टीका निकाला और फिर उसकी नथ। ऋषभ ने देखा अनोखी के गालों पर उंगलियों के निशान थे। ऋषभ ने हल्के हाथ से उन निशानों को छुआ और उसकी छूते ही अनोखी के मुंह से एक सिसकी निकल गई, जिसे सुन ऋषभ ने अपना हाथ पीछे कर लिया और उसकी हथेली के मुखिया बन गई। उसने फर्स्ट एड बॉक्स से एक क्रीम निकाली और धीरे धीरे अनोखी के निशान पर लगाने लगा। अनोखी काश कर अपनी आंखें बंद किए हुए उसकी गोद में बैठी थी और दर्द की वजह से उसने ऋषभ के कुर्ते को कसकर पकड़ रखा था। ऋषभ के डर की वजह से वो रोने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। दवाई लगाने के बाद ऋषभ ने अनोखी की बंद आंखों को देखा और हल्के से चूमकर बोला, कपकैक आंखें खोलो। अनोखी ने धीरे धीरे अपनी आंसुओं से भरी आंखें खोली। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। ऋषभ ने अपनी एक उंगली से उसके दोनों आंखों के आंसुओं को पोंछा और उससे पूछा, जब सब कमरे से बाहर चले गए थे तब तुम अंदर क्यों थी? तुम बाहर क्यों नहीं आई सबके साथ? लेकिन अनोखी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस इस कमरे को देखकर डर रही थी। ऋषभ ने उसके गले में पहने बड़े से रानी हार को निकलते हुए फिर पूछा, कपकैक मैंने कुछ पूछा है, जवाब दो। मैं भी जा रही थी लेकिन मेरा पैर बेड से टकरा गया और मैं वहीं गिर गई। मैं जब तक उठकर जाती तब तक सब चले गए थे, इसलिए मैं बेड के पीछे छुप गई, लेकिन फिर उन दोनों ने मुझे देख लिया। इतना बोल अनोखी चुप हो गई। उसकी आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे। और तुम्हारे पास वो पेन कहाँ से आया था जिससे तुमने उसे आदमी को मारा था? ऋषभ ने उसके गुथे बालों को एक हाथ से खोलते हुए पूछा। तब अनोखी रोते हुए बोली, उन लोगों ने मुझे पकड़कर और फिर एक में मुझे जोर से थप्पड़ मारा जिससे मैं टेबल के पास गिर गई और तभी मेरे हाथ में आ गया। आलोक अंकल ने कहा था कि जब भी हम खतरे में हो तो कोई भी नोकीली चीज अपने पास रखनी चाहिए, इसलिए मैंने वो पेन को छुपा लिया अपने पास। अनोखी मासूमियत से एक एक डिटेल ऋषभ को बता रही थी जो भी उसके साथ उस कमरे में हुआ। वही ऋषभ ने जब ये बात सुनी कि उस आदमी ने अनोखी को थप्पड़ मारा था तो उसके हाथ कस गए और उसमें कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। गुस्से से उसके जबड़े भीग गए थे, लेकिन अनोखी के रोने की आवाज ने उसे अपने गुस्से पर काबू करने के लिए मजबूर किया। ऋषभ ने आंखें खोली और अनोखी के दूसरे गाल को धीरे से अपने होठों से छू लिया। उसके होठों की छुअन से अनोखी की आंखें बंद हो गई। ऋषभ ने अनोखी को अपने सीने से लगाया और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अनोखी उसके कुर्ते को कसकर पकड़ रोए जा रही थी। जब ऋषभ से उसका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने गुस्से से कहा, कपकैक अगर तुम और रोई तो मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो पिछली बार मैंने तुम्हें इस कमरे में लाकर किया था। अगर नहीं चाहती हो कि मैं वैसा कुछ करूं, चुप हो जाओ। ऋषभ की धमकी सुन ऋषभ ने अपने मुंह पर उंगली रख ली और उसने कसकर अपनी आंखें भी बंद कर ली ताकि उसके आंसू उसके आंखों से बाहर न पाए। कुछ देर बाद ऋषभ को अपने गर्दन पर अनोखी की धीमी धीमी सांसें महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोली और अनोखी को देखा। वो उसकी बाहों में बड़ी आराम से सो गई थी। ये देख ऋषभ के होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। उसने अनोखी के माथे को चुमा और उसे बेड पर अच्छे से सुला दिया। फिर उसने अनोखी की कमरबंद निकाली और उसके पैरों की पाजेब भी, ताकि नींद में वो उसे परेशान ना कर सके। फिर उसने अनोखी को अच्छे से कंबल ओढ़ाया और एक और बार उसके गालों को चूम लिया। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने विक्रम और प्रवीण खड़े थे। विक्रम ने कमरे के अंदर झांक कर देखा। अनोखी को बेड पर सोया देख उसने एक राहत की सांस ली और ऋषभ से बोला, वो बेसमेंट में है। उद्धरण चिन्ह। विक्रम की बात सुन जहां अब तक अनोखी की वजह से ऋषभ की आंखों में थोड़ी नरमी दिखाई दे रही थी, अब उनमें खून उतर आया। उसकी आंखों में एक तलब दिखाई देने लगी, किसी का खून करने की तलब। उसने एक नजर मुड़कर अनोखी को देखा और उन दोनों के साथ कमरे से बाहर चला गया। ऋषभ, विक्रम, हार्दिक, शिवाय, प्रवीण और रोहित मैंशन के अंडरग्राउंड पार्किंग में एक दीवार के सामने खड़े थे। उस दीवार में कुछ भी खास नहीं था और ना कोई पेंटिंग बनी थी।
वहां साइड में एक टेबल रखा था जिसमें कई सेल्फ बनी थी और उन सारे सेल्फ में हेलमेट रखे थे और टेबल के ऊपर दीवार पर सभी गाड़ियों की चाबी लटकी थी और टेबल के साइड में एक वास रखा था जिसका डिजाइन ऊपर और नीचे से बिल्कुल सेम था। प्रवीण ने उस वास को उठाया और पलटकर वापस उसी जगह पर रख दिया। उसके ऐसा करते ही सामने की दीवार एक ओर खिसक गई। वो दीवार हटते ही वो सब अंदर चले गए और दीवार वापस पहले जैसी हो गई। अंदर एकदम अंधेरा था, इतना कि किसी की परछाई तक नजर नहीं आ रही थी। तभी प्रवीण ने एक ताली बजाई और वहां हल्की रोशनी हो गई। सामने एक लंबा सा कॉरिडोर था जिसके अगल बगल 2-3 दरवाजे थे और कॉरिडोर के अंत में एक बड़ा सा मेटल का दरवाजा था जिसके बाहर 2 गार्ड्स खड़े थे। ऋषभ किसी राजा की तरह अपने एक हाथ में सिगरेट और दूसरा हाथ पेंट की पॉकेट में डाले आगे आगे चल रहा था। उसने व्हाइट रंग की शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी थी और साथ ही साथ विक्रम, हार्दिक, शिवाय, प्रवीण और रोहित ने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे जो ऋषभ के पीछे पीछे चल रहे थे। इस वक्त उन सबके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ऋषभ उस मेटल के डोर के सामने आकर खड़ा हुआ। सामने खड़े दोनों बॉडीगार्ड्स ने उसे देख पहले अपना सर झुकाया और फिर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर से एक अजीब सी गंध आने लगी जिससे ऋषभ, प्रवीण, विक्रम और हार्दिक को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन शिवाय और रोहित का मुंह बिगड़ गया। शिवाय ने फुसफुसाते हुए रोहित से कहा, इसलिए मुझे ये जगह नहीं पसंद, बड़ी बदबू आती है यहाँ पर। तो जिंदगी में कोई गलती मत करना वरना ये जल्लाद सजा के तौर पर तुझे यही हफ्तों के लिए काला पानी की सजा देकर छोड़ देगा। विक्रम, जो शिवाय के आगे खड़ा था, उसकी बात सुनकर उसने कहा तो रोहित हंसने लगा। ऋषभ उन सब की बातों को इग्नोर करता हुआ अंदर चला गया। सामने एक आदमी बंधा हुआ था। उसके दोनों हाथ और पैरों को उसके साइड के दोनों पिलर से बांधा था और उसके मुंह को एक काले कपड़े से ढका था। उस आदमी के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, थे तो बस कीड़े जो उसके शरीर को नोच रहे थे और वो आदमी दर्द से चिल्ला रहा था। उसके शरीर पर इस वक्त 30 से 40 जोक चिपके हुए थे जो उसका खून चूस रहे थे और वो आदमी दर्द से बस चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि चटपटा भी नहीं पा रहा था। उसके आसपास 8 से 9 बॉडीगार्ड खड़े थे। ऋषभ ने उनमें से एक बॉडीगार्ड से पूछा, कितने मिनट हो गए? ऋषभ को देख उन सब ने अपना सर झुका लिया और ऋषभ ने जिससे सवाल किया था वह बोला, 20 मिनट। ऋषभ ने धीरे से अपना सरहा में हिलाया और वहां रखे सोफे पर किसी राजा की तरह अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठ गया और सिगरेट की कश लेने लगा। प्रवीण ने उस बॉडीगार्ड को इशारा किया तो उसे तो वो सभी बॉडीगार्ड ने अपने हाथों में ग्लव्स पहने और 7 से 8 नमक से भरी बाल्टियां ले आए और उस आदमी पर उड़ेल दिया। नमक पड़ते ही वो आदमी दर्द से और ज्यादा चिल्लाने लगा। उसे उन कीड़ों ने जहां जहां काटा था उसे वहां उस नमक की वजह से बेहिसाब जलन होने लगी। फिर उन सारे बॉडीगार्ड ने एक एक कर उसके शरीर से वो सारे कीड़े हटाए। चैप्टर 36। कुछ देर बाद उस आदमी के दर्द से भरी आवाज से थोड़ी कम हो गई। विक्रम ने इशारा किया तो एक बॉडीगार्ड ने उसके चेहरे से काला कपड़ा हटा दिया। ये वही गार्ड था जिसने आलोक पर गोली चलाई थी। उस आदमी का चेहरा पूरा काला पड़ गया था। वो गहरी गहरी और एकदम धीरे धीरे सांसें ले रहा था। प्रवीण उसके पास आया और उसके बालों को पकड़ उसका चेहरा ऊपर कर उससे बोला, उम्मीद करता हूं तेरी खातिरदारी अच्छे से की होगी हमारे बॉडीगार्ड ने। आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, उस आदमी ने धीरे से कहा। अरे नहीं नहीं, सॉरी किस बात की? लगता है तू इस फील्ड में नया है इसलिए तेरे को यहाँ का रूल नहीं पता। यहाँ सॉरी वॉरी नहीं चलता, हिसाब बराबर होता है। तो हम लोगों ने भी तेरे साथ हिसाब कर लिया, विक्रम ने हंसते हुए कहा। उसकी बात सुन वो आदमी विक्रम को देखने लगा। उसे लगा जो अभी अभी उसके साथ सुलूक हुआ विक्रम उस बारे में बात कर रहा है। वही विक्रम, हार्दिक, प्रवीण, रोहित और शिवाय उस आदमी की नासमझी पर मुस्कुराने लगे। तभी ऋषभ उस आदमी की गलतफहमी दूर करते हुए खड़े होकर बोला, तो यहाँ मेरी मॉम को मारने आया था, उन्हें नुकसान पहुंचाने आया था, तो बदले में हम लोगों ने तेरी माँ को नुकसान पहुंचा दिया। ऋषभ की बात सुन उस आदमी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या किया तुम लोगों ने मेरी माँ के साथ? ऋषभ ने एक जोरदार घूंसा उसके मुंह पर मारा और उसकी जबड़े को पकड़कर बोला,
यहाँ पर आवाज सिर्फ मेरी सुनाई देती है और जानना चाहता है ना कि तेरी माँ के साथ क्या हुआ, तो खुद अपनी बहन से सुन ले। इतना बोल ऋषभ चुप हो गया। तभी प्रवीण ने उस आदमी के फोन से उसकी बहन को फोन लगाया और फोन स्पीकर पर रख दिया। फोन उठते ही उसकी बहन घबराते हुए बोली, भैया भैया आप कहाँ हो? माँ का एक्सीडेंट हो गया है, मैं उन्हें लेकर हॉस्पिटल आई हूँ। प्लीज भैया जल्दी आ जाइए, माँ की हालत बहुत खराब है। उस लड़की की बात खत्म होते ही प्रवीण ने फोन काट दिया। वो आदमी रोते हुए बोला, आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगा। प्लीज मेरी बहन और मेरी माँ को जाने दो। इसमें उन लोगों का कोई दोष नहीं है। किसके कहने पर और क्यों आया है तो यहाँ? ऋषभ ने उसकी बात को बीच में काटते हुए उससे पूछा। तो वो आदमी जल्दी जल्दी बोला, हाँ हाँ मैं सब बताता हूँ, सब कुछ। हमें यहाँ कालिंदी ने भेजा था, शोभा शेरगिल को मारने के लिए। कालिंदी का नाम सुन ऋषभ के होठों पर एक अजीब तरह की डेविल स्माइल आ गई। विक्रम ने उस आदमी से आगे पूछा, और क्या आलोक शेरगिल को इस बारे में पता था? नहीं, वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। उस आदमी की बात खत्म होते ही रोहित में एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसे ये बात सुन राहत मिली हो। वही ऋषभ एक दीवार के सामने खड़ा था। उसे बस उस नाम को जाना था जिसने इस आदमी को भेजा था, और वो नाम जानने के बाद वो आदमी क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, उसे सुनने में ऋषभ को कोई इंटरेस्ट नहीं। उस दीवार पर कई तरह की तलवार और खंजर थे और ऋषभ उन सबको एक एक कर हाथ लगा कर देख रहा था। तभी उसका हाथ एक छोटे खंजर पर रुक गया। ऋषभ ने उसे उठाया और उसकी नोक को अपनी उंगली पर घुमाते हुए उस आदमी के पास आकर बोला, मुझे जो जानना था वो मैं जान चुका हूं और तेरी राम कहानी सुनाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मेरे घर आने से पहले तुझे मेरी कहानी को जरूर जान लेना चाहिए था कि मैं कौन हूं। जानता है मैं कौन हूं? वो आदमी हकलाते हुए बोला, ऋषभ शेरगिल। उस आदमी के जवाब को सुन ऋषभ शोर शोर से हंसने लगा, साथ ही साथ प्रवीण, विक्रम, रोहित, शिवाय और हार्दिक मुस्कुरा दिए। उन सबको इस तरह हंसता मुस्कुराता देख वो आदमी पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। तभी ऋषभ ने खंजर के हैंडल को उसके सामने किया। उसके हैंडल के टॉप पर स्टाइलिश तरीके से 7 रिंग बना था। ये देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने अटकते हुए कहा, ल लूसिफर। आई एम द लूसिफर, लूसिफर ऑफ द 7 रिंग्स। किस्मत वाला है तू जो लूसिफर के हाथों मर रहा है। इसलिए आखिरी बार अपनी माँ और बहन को याद कर ले और उन्हें गुड बाय बोल दे। इतना बोल लूसिफर ने यानी कि ऋषभ ने वो खंजर उस आदमी के गले में घुसा दिया और खींचकर उसके सीने तक ले आया और राइट साइड ले जाकर एक बड़ा सा एल बना दिया। उस आदमी के खून के कुछ छींटे ऋषभ के चेहरे और उसके व्हाइट शर्ट पर भी पड़ गई थी। ऋषभ खंजर को अपनी आस्तीन में साफ करते हुए प्रवीण से बोला, इसकी माँ का इलाज करो और इसकी माँ को और उसकी बहन को यहाँ से दूर भेज दो। याद रहे जिंदगी भर उन दोनों को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इतना उसने खंजर को टेबल पर रखा और वहां से चला गया। विक्रम ने उसे जाते हुए देखा और फिर उस आदमी की लाश को और कुछ सोचने लगा। हार्दिक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ विक्रम? क्या सोच रहा है? नहीं, बस यही सोच रहा हूं कि इस बीस्ट को एंजल कहां से मिल गई। देखा नहीं था गोली की आवाज सुन वो कैसे डर गई थी। सब सोच उसे जब पता चलेगा कि उसका पति जल्लाद है, इतनी बेरहमी से लोगों को मारता है, तो कैसे रहेगी इसके साथ। कभी कभी तो डर लगता है अनोखी के साथ रहकर ये बदलने की बजाय अगर इसने उसे बदल दिया तो उसकी मासूमियत का क्या होगा? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। उन दोनों की जोड़ी सुपरहिट होगी, देख लेना, रोहित ने कहा और वो भी वहां से चला गया। ऋषभ उस मेटल के डोर से बाहर निकाल एक कमरे में चला गया। वो कमरा एकदम सिंपल था। वहां सिर्फ सोफे रखे थे, एक टेबल रखा था और सामने सफेद रंग का बड़ा सा स्क्रीन और एक अलमारी। ऋषभ उस अलमारी की ओर बढ़ गया। उसने उसका दरवाजा खोला। उसके अंदर एक और दरवाजा था जिसके अंदर एक लिफ्ट थी, जिसमें ऋषभ चला गया। वो लिफ्ट सीधे ऋषभ के रूम में उसके वार्डरोब में जाकर सीक्रेट डोर से वो बाहर खोली। ऋषभ वहां जाकर फ्रेश हुआ और अपने कपड़े चेंज कर अपने बेडरूम में वापस आया। अनोखी अभी भी सो रही थी, लेकिन उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें झलक रही थी और वह नींद में थोड़ी परेशान भी लग रही थी। ऋषभ ने जब उसे नींद में परेशान देखा तो उसके पास चला गया।
उसने देखा अनोखी बार बार अपना चेहरा दाएं बाएं घुमा रही थी और कुछ बड़बड़ा भी रही थी। इसलिए ऋषभ ने झुककर सुना तो अनोखी बोली, नहीं, किसी को मत मारो, उन्हें गोली लग गई, उन्हें कुछ हो गया तो। यही सब अनोखी बोल रही थी। ऋषभ ने उसके कंधों को पकड़ा और उसे हिलाते हुए जगाया। कपकैक, उठो। ऋषभ के जगाने से अनोखी की आंखें खुल गई और ऋषभ को अपनी आंखों के सामने देख वो झट से उसके गले से जा लगी और घबराते हुए उससे बोली, उन्हें गोली लग गई थी। आलोक, आलोक अंकल को गोली लग गई थी, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं कपकैक, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है, तो तुम शांत हो जाओ, ऋषभ ने अनोखी की पीठ को सहलाते हुए कहा। ऋषभ ने एक हाथ को बेड पर रख खुद को सहारा दिया था और दूसरा हाथ उसकी पीठ पर था। वही अनोखी की दोनों बाहें उसके गले में थी और वो कसकर उसके सीने से लगी थी। अनोखी की कमर इतनी पतली थी कि ऋषभ के एक हाथ में आ जाती। कुछ देर बाद अनोखी को एहसास हुआ कि वो किस तरह से ऋषभ की बाहों में है। उसने धीरे से अपना हाथ ऋषभ के गले से हटाया और उसके सीने पर हाथ रख उससे दूर होकर नजरें झुकाकर अपने बालों को ठीक करने लगी। वही ऋषभ गहरी नजरों से एकटक अनोखी के चेहरे को देख रहा था। अनोखी ने धीरे से पूछा, मैं जाऊं? कहाँ? ऋषभ ने उसी तरह खोए हुए अंदाज में कहा। तो अनोखी ने जवाब दिया, मेरे रूम में। क्यों? ऋषभ ने फिर पूछा। उसके इस सवाल पर अनोखी उसकी आंखों में देखने लगी, लेकिन उसकी गहरी नजरों की तपिश वो ज्यादा देर तक सह नहीं पाई, इसलिए उसने अपनी नजरें नीचे कली और हकलाते हुए बोली, क्योंकि ये आपका रूम है, मेरा नहीं। मुझे मेरे कमरे में जाना है। और अगर मैं ना जाने दूं तो? ऋषभ ने तपाक से कहा। उसके इतना कहते ही अनोखी की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से ऋषभ को देखने लगी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख ऋषभ के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अनोखी के माथे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देना होगा तुम्हें। अगर तुम नहीं दोगी तो तुम नहीं जा सकती। क्या पूछना है आपको? अनोखी ने जल्दी से पूछा। ऋषभ उसे देख अजीब तरह से मुस्कुराया और उसके चेहरे के करीब आकर बोला, तुमने मुझसे शादी क्यों की? आलोक शेरगिल ने तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए को क्यों कहा? उसका सवाल सुन अनोखी चौंक गई और 2 पल उसकी आंखों में देखने लगी, जो उसके जवाब के इंतजार में उसकी आंखों में ही देख रहा था, और फिर बोली, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता आलोक अंकल ने आपकी शादी मुझसे क्यों कराए? तो तुमने शादी क्यों की? ऋषभ ने फिर पूछा। क्योंकि आलोक अंकल मेरी मन्नत पूरी करने में मेरी हेल्प करने वाले हैं, इसलिए मैंने शादी कर ली। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे शादी करनी होगी, इस घर में आना होगा और मैं कभी शादी को और आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, इसलिए मैं मान गई। अनोखी ने अपनी एक एक बात ऋषभ की आंखों में देखते हुए कहा, जिससे ऋषभ को यकीन हो गया कि अनोखी पूरी सच्चाई के साथ अपनी बात बोल रही है। लेकिन अब उसके मन में उसका दूसरा सवाल आ गया जो उसने अनोखी से पूछा, और ऐसी क्या मन्नत है, क्या है जिसकी वजह से तुम खुद का इलाज करने से भी मना कर रही हो? ऐसा क्या चाहती हो तुम, जिसे पाने के लिए तुम्हें अपाहिज बनकर जीना भी मंसूर है? और ऐसा क्या है जो आलोक शेरगिल कर सकता है और तुम्हारा पति नहीं? मुझे बताओ। जो आलोक शेरगिल कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ, तो बताओ मुझे ऐसी कौन सी ख्वाहिश है तुम्हारी? कहते हुए ऋषभ ने अनोखी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। अनोखी उसके हाथ पैर हाथ रखकर ना में अपना सर हिलाकर बोली, मैं नहीं बता सकती। मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं सबको बता दूंगी। सब जानना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकती। कपकैक, मैं पूछ रहा हूं तो मुझे जवाब दो, वरना मुझे जबरदस्ती जवाब जानना भी आता है। मैं जानने के लिए तुम्हारे साथ बुरा, बहुत बुरा कर सकता हूं। ऋषभ ने धमकी देते हुए अनोखी से कहा, जिसे सुन अनोखी की आंखें नम हो गई। उसने भरे गले से कहा, आप मुझे मारेंगे तो भी नहीं बताऊंगी, आप मुझे मार भी देंगे तो भी नहीं बताऊंगी, तब तक तो नहीं जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। चैप्टर 37। अनोखी का जवाब सुन ऋषभ की पकड़ उस पर मजबूत हो गई और वो उसके चेहरे को अपने चेहरे की एकदम पास ले आया। ऋषभ ने उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला, मैं मरने से भी ज्यादा बुरा कर सकता हूं तुम्हारे साथ कपकैक, जिससे तुम्हारी रूह तक कांप जाए, और जानती हो ना मैं क्या करने की बात कर रहा हूं? ऋषभ के कहते ही एक पल के लिए सच में अनोखी की रूह कांप गई, उसकी सांसें तेज हो गई, उसका रोना बढ़ गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके कहा,
अगर आपने मेरे साथ वैसा कुछ भी किया तो मैं मर जाऊंगी, अपने आप को खत्म कर दूंगी, खुद की जान ले लूंगी। बहुत शौक है ना तुम्हें खुद को मारने का, तो मैं ही तुम्हारी जान ले लेता हूं कपकैक। ऋषभ ने चिल्लाते हुए कहा और उसके गले को अपनी एक हथेली में पकड़ लिया। अनोखी के मुंह से उसके मरने की बात ऋषभ बर्दाश्त नहीं कर पाया। उससे सहन नहीं हो रहा था और उसकी पकड़ अनोखी के गले पर मजबूत होती जा रही थी। सांस ना आने की वजह से अनोखी का चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा, लेकिन वो बिल्कुल भी छटपटाई नहीं और ना ही ऋषभ को रोका, जैसे अपनी हिम्मत ऋषभ को दिखाना चाहती हो और कहीं ना कहीं ऋषभ में देख भी ली। एक झटके से ऋषभ ने अपना हाथ उसके गले से हटाया। अनोखी अपने गले को सहलाते हुए तेज तेज सांसें लेने लगी। ऋषभ ने अनोखी को अपनी बाहों में भरा और धीरे धीरे उसकी पीठ को सहलाने लगा। कुछ देर बाद अनोखी की सांस नॉर्मल हो गई। ऋषभ ने उसके चेहरे को उठाकर अपनी ओर किया और बिना कुछ बोले उसके होंठ पर अपने होंठ रख दिए। ऋषभ अनोखी को बुरी तरह से किस कर रहा था, उसे दर्द दे रहा था, उसके होठों को काट रहा था और अनोखी उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ऋषभ ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और बेड पर धक्का देकर उसके ऊपर आ गया और उसे और जबरदस्ती के साथ किस करने लगा। जब ऋषभ को अपने मुंह में खून का स्वाद आया तब उसने अनोखी के होठों को आजाद कर दिया। उसके होठों से आजाद होते ही अनोखी जोर जोर से रोने लगी। ऋषभ ने उसके होठों को देखा जो पूरी तरह से लाल हो गए थे और उसके काटने की वजह से उनमें से खून निकल रहा था। ऋषभ अनोखी के होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, अब बोलो, क्या अब भी मरना चाहती हो मेरे हाथों से? आप ही तो मुझे मारने की बात कर रहे थे। मैंने तो सिर्फ मन्नत बताने से मना किया था ना। आप ही गुस्सा हो रहे हैं। अनोखी ने रोते हुए कहा। उसकी आंखों में गुस्सा था। ऋषभ उसके चेहरे के करीब आकर बोला, हाँ तो बता दो ना, एक मन्नत ही तो है, बता दोगी तो क्या हो जाएगा? तो वो पूरी नहीं होगी। मैंने जब से होश संभाला है अपनी इस ख्वाहिश को पूरा होने की दुआ मांगी है। अब मेरे होश ही क्यों ना चले जाए, लेकिन जब तक वो पूरी नहीं होगी मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अनोखी गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए चिल्लाकर बोली। पहले तो ऋषभ उसकी बातों पर गौर कर रहा था, लेकिन उसके गुस्से भरी नजरों और उसकी तेज आवाज से वो मुस्कुरा दिया। उस रात भी अनोखी ने इसी तरह गुस्से से ऋषभ को राक्षस शेरगिल कहा था। उसे इतना पता चल गया था कि उसकी बीवी भले ही इनोसेंट है, भोली एक छोटी सी रैबिट ही क्यों ना है, लेकिन गुस्सा आने पर वो वाइल्ड कैट बन जाती है जो अपने नाखून से उसे नोचेगी जरूर। ऋषभ मुस्कुराते हुए अनोखी के बगल में लेट गया और उसे खींचकर अपने ऊपर कर लिया। अनोखी का सर उसके सीने पर था और वो उसके पेट पर हाथ रख उसके ऊपर से उठने की कोशिश करने लगी तो ऋषभ ने उसकी कमर को पकड़कर उसे दोबारा अपने ऊपर खींच लिया और उसके सर पर हाथ रखकर बोला, चुपचाप सो जाओ, समझी? आज के लिए इतना बस हो गया। लेकिन मुझे मेरे कमरे में जाना है, अनोखी ने कहा। ऋषभ उसे घूर कर देखते हुए बोला, मैंने कहा ना सो जाओ, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? अब आंखें बंद करो वरना मुझे 100 तरीके आते हैं तुम्हारी आंखें बंद करने के लिए। कहो तो आजमा लूं इनमें में से पहला तरीका। नहीं नहीं, अनोखी ने जल्दी से कहा और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। तो ऋषभ मुस्कुरा दिया और उसके बालों को धीरे धीरे सहलाने लगा। अनोखी कुछ पल बाद सो गई और ऋषभ को भी न जाने कब नींद आ गई। दोनों सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। आलोक का कमरा अंडरस्को शोभा आलोक के लिए खाना लेकर आई थी, लेकिन कंधे पर गोली लगने की वजह से आलोक ठीक से खा नहीं पा रहा था, इसलिए शोभा उसे अपने हाथों से खिलने लगी। शोभा अपनी नजरें प्लेट में गड़ाए एक एक निवाला उसके सामने किए जा रही थी और आलोक शोभा को देखते हुए उसके हाथों से खाए जा रहा था। आलोक की आंखों में इस वक्त हल्की नमी, चेहरे पर सुकून और होठों पर मुस्कुराहट थी। न जाने कितने सालों बाद ये वक्त उसकी जिंदगी में आया था जब वो अपनी शोभा के हाथों से खाना खा रहा था। पलकें तो शोभा की भी भीगी हुई थी, इसलिए वो उन्हें उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसके हाथ भी हल्के हल्के कांप रहे थे, जैसे खुद के एहसासों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। जब प्लेट का सारा खाना खत्म हो गया तब शोभा जल्दी से उठ गई और वहां से जाने लगी, लेकिन आलोक ने उसका हाथ थाम लिया। उसके हाथ थामते ही शोभा ने जो बहुत मुश्किल से आंसुओं को अपनी आंखों में रोक रखा था वो बह गए। शोभा ने भरे गले से कहा, आलोक मेरा हाथ छोड़िए।
2 पल के लिए मुझे देख लो शोभा, मैं जब से आया हूं तुम्हारी नजर में मैंने अपने अक्ष को नहीं देखा। शोभा मुड़ी और गुस्से से आलोक को देखकर बोली, क्यों कालादी की आंखों में अपने अक्ष देखकर थक गए हैं जो दोबारा मेरी आंखों में अपने आप को देखना चाहते हैं? उसकी इस बात पर आलोक हल्का सा मुस्कुरा और बोला, दोबारा नहीं शोभा, हमेशा हमेशा से मैं तुम्हारी आंखों में था हूं और रहूंगा। और रही बात कालादी की, तो कालादी की आंखों में वो बात नहीं है जो तुम्हारी आंखों में है। आप मुझे आज तक समझ नहीं आए हैं आलोक, आज तक नहीं। मैं कभी नहीं समझ पाई कि आप आखिर चाहते क्या है। आप मुझसे क्या चाहते हैं, क्या करूं? आप जब भी सामने आते हैं ऐसा लगता है आप वही आलोक है जिससे मैंने प्यार किया था, जिससे मैंने शादी की थी, जिसने आज तक इस रिश्ते को नहीं तोड़ा। लेकिन जब भी आपका वो धोखा याद आता है तब ये यकीन होने लगता है कि आप वह आलोक नहीं है जिससे मैंने प्यार किया था। मैं तो इस आलोक को जानती तक नहीं हूँ। कौन है आप? क्यों मेरी ऋषभ की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं? क्या इस खेल में सुकून मिल रहा है आपको? शोभा ने जैसे ही अपने मन की बात कही, आलोक बेड से उठा और शोभा के सामने आया। आलोक ने उसका एक हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखकर कहा, तुम कुछ मत मानो, कुछ मत समझो, कुछ जानने की कोशिश मत करो। मत समझो कि मैं वही आलोक हूं या नहीं। ये मत जानो कि मैंने वो सब क्यों किया या नहीं। ये मत मानो कि मैं तुम्हें धोखा दिया या नहीं। बस इस पल को, इस लम्हे को इसी तरह रहने दो, क्योंकि हमारे बेटे ने सिर्फ आज रात मुझे रुकने की इजाजत दी है। अगर कल सुबह मैं खुद नहीं गया वो धक्के मारकर मुझे निकाल देगा। और उसे आपने ही ऐसा बनाया है। आप ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो रहिए इस कमरे में आज रात, सिर्फ आज रात। शोभा ने अपना हाथ उसके सीने से हटाकर कहा और वहां से जाने लगी। आलोक उसे रोक पाता तभी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। शोभा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और बोली, कौन है? तभी विक्रम अंदर आया। उसने शोभा की लाल आंखों को देखा और फिर एक नजर आलोक को। शोभा ने उसे देख जल्दी से पूछा, विक्रम तुम ऋषभ के कमरे में गए थे ना? अनोखी ठीक है? हाँ शोभा आंटी वो ठीक है। इनफैक्ट जब मैं गया था तब वो सो रही थी। ऋषभ ने कुछ नहीं किया है, आप चिंता मत करो। शुक्र है ऋषभ ने कुछ नहीं किया, वरना तो मैं डर गई थी कि कहीं गुस्से में वो फिर कुछ गलत ना कर दे उसके साथ। अब बस यही दुआ है कि ऋषभ का गुस्सा इसी तरह शांत रहे और उन दोनों का रिश्ता ठीक हो जाए। उन दोनों को अब किसी की नजर ना लगे। शोभा ने एक चैन की सांस लेते हुए कहा। उसके पीछे खड़े आलोक ने उसकी बात सुन अपने मन में खुद से बोला, नजर तो बहुत पहले ही लग चुकी है शोभा, बस अब मुझे किसी भी तरह उस नजर को अनोखी से दूर रखना है। कोलकाता अंडरस्को एक बड़ा सा आलीशान महल जिसकी खूबसूरती देख ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस महल का मालिक काफी अमीर और शानो शौकत वाला है। उस महल का बड़ा सा गेट खुला और एक सफेद रंग की गाड़ी अंदर आई। उसमें से एक लगभग 38 उम्र का आदमी बाहर आया। उसने काले रंग का सूट पहन रखा था। वो अपने लंबे लंबे कदम लेते हुए महल के अंदर गया और सीधे एक कमरे की ओर बढ़ गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला और बंद किया। कमरा पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी उसने अपने दाएं ओर की दीवार पर हाथ बढ़ाया और लाइट का स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन होते ही कमरे में रोशनी छा गई। पूरे कमरे में एक लड़की की तस्वीर लगी थी। बेड के ऊपर, अलमारी के बगल में, आईनों पर, उस फोटो की फ्रेम दीवार पर टंगी थी। हर जगह सब वही तस्वीर लगी थी और तो और एक पूरी दीवार पर उस फोटो का पेंट ड्रॉ भी किया था। लेकिन वो सारी तस्वीर एक जैसी ही थी। बस फर्क इतना था कि उनका साइज किसी का बड़ा था तो किसी का छोटा। वो आदमी उस दीवार के सामने आया जिस पर उस लड़की की तस्वीर की पिक्चर ड्रॉ की गई थी। उस लड़की के होठों पर मनमोहन स्माइल थी। उसकी हरी आंखों की चमक उस तस्वीर में भी साफ नजर आ रही थी। उसके काले बालों की कुछ लंटे उसके गालों से होते हुए उसके होठों पर थे, जिससे उसकी खूबसूरती और निखर रही थी। उस आदमी ने लड़की की आंखों को छुआ और दीवानों की तरह अपने होठ उसके गाल पर रख अपनी आंखें बंद कर ली। वह अपने आप से बोला, कहाँ हो तुम? कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें। कब आओगी तुम मेरी बाहों में? कब तुम्हें हकीकत में छूने का मेरा अरमान पूरा होगा? तभी उसका फोन बजा। उसने बिना देखे, अपनी आंखें बंद किए हुए ही अपना फोन निकाला और कॉल पिक कर लिया। फोन की दूसरी ओर से आवाज आए, बॉस वो लड़की देहरादून या आसपास के किसी भी शहर में हमें नहीं मिली। सामने वाले की बात खत्म होते ही उस आदमी ने अपनी आंखें खोली।
उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी और उसकी पकड़ फोन पर मजबूत हो गई। उसने अपनी खौफनाक आवाज में कहा, 2 साल से मैं यही सुन रहा हूं। तुम लोग एक लड़की को नहीं ढूंढ पा रहे हो। मैं तुम लोगों के नाकारेपन के लिए तुम्हें पैसे नहीं देता। मुझे मेरी महबूबा मेरे घर में मेरी बाहों में चाहिए, वो भी जल्द से जल्द, वरना जितनी देर मैं अपनी महबूबा से दूर रहूंगा उतनी जल्दी तुम लोगों की मौत तुम्हारे करीब आएगी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल उसने फोन जमीन पर पटक दिया और जोर से चिल्लाया, अनोखी, अनोखी तुम मेरी हो और तुम्हें मेरा ही होना है। तुम्हें मेरे पास मेरी बाहों में आना होगा, ये मेरा वादा है। चैप्टर 38। सुबह का वक्त। अंडिस को सुबह के 5 बजे जब ऋषभ की नींद खुली उसकी नजर सबसे पहले अपने ऊपर आराम से सोई अनोखी पर गई। अनोखी उसे कसकर पकड़े उसके सीने पर सिर रख सोई थी। अनोखी का मुंह थोड़ा खुला था, जिस वजह से उसके मुंह से सलाइवा बाहर आ रहा था। अनोखी ने अपने मुंह को थोड़ा दाएं बाएं कर ऋषभ की शर्ट में साफ किया और वापस सो गई। उसकी इस हरकत को देख ऋषभ का मुंह बन गया, पर सुकून से सोते उसके चेहरे को देखने के बाद उसके होठों पर स्माइल आ गई। ऋषभ ने घड़ी में वक्त देखा तो 5 बजे गए थे। उसने धीरे से अनोखी को खुद से अलग किया और वॉशरूम की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद वो सिर्फ लोअर पहने बाहर आया। अनोखी अभी भी सो रही थी, बस उसने ऋषभ की जगह ऋषभ के तकिए को कसकर पकड़ लिया था। ऋषभ ने ना में अपना सर हिलाया और उसके पास आया। उसने तकिए को उससे अलग किया तो अनोखी का चिढ़ की वजह से मुंह बन गया। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए अनोखी की नाक पर उंगली से टैप किया तो अनोखी का मुंह और भी बन गया। ये देख ऋषभ खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उसने धीरे से अनोखी को अपनी बाहों में उठाया और कमरे के बाहर ले जाने लगा। ऋषभ अनोखी को अपनी बाहों में लिए अनोखी के कमरे में आया और धीरे से उसे बेड पर सुला दिया और एक तकिया उसके हाथों में दे दिया, जिसे कसकर पकड़कर अनोखी करवट लेकर सो गई। ऋषभ ने झुककर उसके गाल पर आए बालों को उसके कान के पीछे किया और फिर उसके गाल पर एक किस देकर उसे देखने लगा। अनोखी का मुंह जो अब तक चिढ़ की वजह से बना हुआ था, ऋषभ के किस देने पर वो हल्का मुस्कुराने लगी। ये देख ऋषभ भी मुस्कुराते हुए उसके कमरे से चला गया और सेकंड फ्लोर पर बने जिम की ओर बढ़ गया। लगभग 1.5 घंटे तक जिम में कसरत कर पसीने से लथपथ होकर ऋषभ वहां से जाने लगा। तभी विक्रम, हार्दिक, प्रवीण, शिवाय और रोहित जिम में आए। ऋषभ को देख विक्रम ने कहा, मुर्गा बांध देने से चूक सकता है लेकिन इस घर का मुर्गा कभी देर से नहीं उठ सकता। कितनी जल्दी उठता है तू, नींद नहीं आती क्या तुझे? अब तो बीवी भी आ गई है, अब तो देर से उठाना चाहिए ना? शरारत से बोल विक्रम ने सबको देख आंख मार दी तो सब अपना सर नीचे कर मुस्कुराने लगे, लेकिन ऋषभ उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा तो विक्रम उसे इग्नोर करता हुआ जिम के अंदर जाने लगा। लेकिन ऋषभ ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे रोक लिया और एक वार्निंग भरी नजरों से उसे देखते हुए धीरे से बोला, अगली बार मेरे रूम के अंदर झांक कर देखने की कोशिश मत करना वरना कुछ और देखने लायक नहीं बचेगा, समझा? अगर आंखें चाहता है वो भी सही सलामत, तो नजरों को काबू में रख। इतना बोल ऋषभ वहां से जाने लगा। वो चारों उन दोनों को देख रहे थे, लेकिन वो ऋषभ की बातें सुन नहीं पा रहे थे। पर ऋषभ की धमकी से विक्रम को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो तो मुस्कुराते हुए थोड़ी तेज आवाज में गुनगुनाने लगा, दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, ए ऋषभ मुझे तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। विक्रम के अचानक से ऐसे गाने पर और गाने की लाइनों में ऋषभ का नाम लेने पर वो चारों उसे अजीब नजरों से देखने लगे, लेकिन ऋषभ वो जाते जाते रुक गया। उसका गाना खत्म होने के बाद ऋषभ ने मुड़कर एक नजर उसे घूरा और वहां से चला गया। ये क्या था? उन चारों ने एक साथ पूछा तो विक्रम अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, एक दोस्त की व्यथा। कुछ देर बाद सब रेडी होकर नाश्ते के लिए डाइनिंग एरिया में आए। शोभा ने जब अनोखी को वहां नहीं देखा तो वो ऋषभ को देखने लगी। उसकी नजरों को भाप ऋषभ ने अपने मोबाइल में देखते हुए ही उससे कहा, मैंने कुछ नहीं किया, वो अपने रूम में आराम से सो रही है, यकीन नहीं होता तो जाकर देख लो। उसकी बात सुन सब उसे देखने लगे। रिया ने शोभा से कहा, मोम में जाकर बुलाकर लाऊं छोटी सी भाभी को? नहीं, रहने दो, उसे आराम करने दो, मैं उसके उठने के बाद उसे नाश्ता करवा दूंगी, शोभा ने कहा। तभी उसकी नजर सीडीओ पर गई। आलोक भी फ्रेश होकर नीचे ही आ रहा था। उसकी नजर डाइनिंग एरिया में थी।
जहां उसका पूरा परिवार एक साथ बैठा था। ये देख उसकी आंखों में एक सुकून उतर आया, लेकिन ये उसकी बदकिस्मती थी जो वो उनके साथ शामिल नहीं हो सकता था, इसलिए उसने अपने कदम मेन डोर की ओर बढ़ा दिए। वो डाइनिंग एरिया से गुजरा हुआ जा रहा था कि तभी ऋषभ ने बिना उसकी ओर देखे कहा, मेहमानों की खातिरदारी शेरगिल मेंशन में इतनी बुरी भी नहीं होती कि मेहमानों को भूखे पेट बाहर जाना पड़े। ऋषभ की बात सुन आलोक के कदम रुक गए और डाइनिंग एरिया में बैठे सभी लोग हैरानी से ऋषभ को देखने लगे। जो सबसे ज्यादा हैरान थी वो थी शोभा। हीरे की कसम ऋषभ, ये तू बोल रहा है? मतलब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूं? अगर ये सपना है तो कोई जगाओ मुझे सपने से, कहीं मुझे सपने में ही हार्ट अटैक ना आ जाए। सुरेखा ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा। तभी उसके बगल में बैठे अजय ने उसकी कलाई पर जोर से चुटी काट ली, जिसके दर्द से सुरेखा चिल्ला पड़ी। क्या कर रहे हैं आप? सुरेखा ने अपनी कलाई को सहलाते हुए पूछा, तो अजय ने मासूमियत से कहा, अरे क्या कर रहा हूं मैं? तुमने ही कहा ना कि कोई तुम्हें सपने से जगाओ, तो मैंने तो तुम्हारी मदद की। मुझे घर के ड्रामे देखकर पेट नहीं भरना। मॉम नाश्ता परोसो। ऋषभ ने उन दोनों की बातों को बीच में रोकते हुए कहा, तो सब अपने अपने नाश्ते पर कंसंट्रेट करने लगे, लेकिन सबकी चोर नजरें आलोक पर ही थी जो वहीं खड़ा ऋषभ को देख रहा था। आलोक ऋषभ को देख कुछ सोच रहा था, तभी उसके दिमाग में एक बात आई, तो वो मुस्कुरा दिया और उन लोगों की ओर बढ़ गया। आलोक ने ऋषभ के सामने वाली चेयर खींची और उस पर बैठ गया। सुरेखा ने उसे भी नाश्ता परोसा। सब चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहां एकदम सन्नाटा था, बस अगर कुछ आवाज आ रही थी तो वो थी चम्मच के चलने की। तभी आलोक ने देखा कि ऋषभ का नाश्ता हो गया। उसने भी अपनी चम्मच प्लेट में रख दी और ऋषभ से बोला, तो इस नाश्ते की क्या कीमत लगानी पड़ेगी मुझे? आलोक की बात सुन ऋषभ बिना उसकी ओर देखे तिरछा मुस्कुराया। फिर 2 पल बाद उसने अपनी नजरें उसकी ओर की। ऋषभ की नजरें इस वक्त एकदम कठोर थी, जिसे देख सब सीरियस हो गए। ऋषभ ने अपने कठोर लहजे में आलोक से कहा, वो आदमी मेरे हाथ लग गया जिसने गोली चलाई थी, और आपको तो पता ही होगा कि वो कौन है। हाँ पता है। तो आलोक ने आराम से चेयर पर बैठे हुए कहा। तो ऋषभ भी उसी तरह बैठकर बोला, तो आपको ये भी पता होगा कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ? अच्छा, तो कुछ करने के लिए मेरी परमिशन मांग रहे हो? अरे तुम तो बड़े ही संस्कारी बेटे हो, आज भी अपने पिता से परमिशन मांग रहे हो। अच्छी बात है, आलोक ने ऋषभ को उकसाते हुए कहा और उसका असर ऋषभ के चेहरे पर साफ नजर आने लगा। ऋषभ के माथे की नसें तन गई थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, ये आप और बेटे का रिश्ता यहां मत लाइए। और ऋषभ शेरगिल इतना कमजोर नहीं जो कुछ करने के लिए उसे किसी की परमिशन मांगनी पड़े। मैं तो आपको मौका दे रहा हूं खुद को बचाने का और उसको बचाने का जो आपके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है। इसलिए साफ साफ बताइए कि अनोखी को इस घर में आपने क्यों लाया? मेरी उससे शादी क्यों कराए? ऋषभ का सवाल सुन सब एक बार फिर चौंक गए और उसे देखने लगे। अब आलोक भी एकदम सीरियस हो गया था। उसने ऋषभ की आंखों में देखते हुए कहा, और क्या मेरे जवाब पर तुम्हें यकीन होगा? क्या मैं जो भी बोलेगा उस पर तुम भरोसा करोगे? आलोक की ये बात ऋषभ को एक पल के लिए दंग कर गई। उसकी आंखों में हैरानी के भाव छू कर चले गए। सबकी नजरें ऋषभ पर चली गई। आलोक का ये सवाल किसी बम की तरह सबके सर पर फूटा था। भरोसा, वो भी आलोक पर? क्या ऋषभ कभी आलोक पर भरोसा करेगा? ये सवाल सबके मन में किसी तूफान की तरह उमड़ रहा था। तभी ऋषभ का ठंडा लहजा वहां पर गूंजा, मुझे ना आप पर भरोसा है और ना ही आपकी बातों पर, लेकिन आप जो बोलेंगे वो सच होगा या झूठ उसका पता लगाना मेरा काम है, और मैं बहुत आसानी से और बखूबी तरीके से पता कर सकता हूँ। इसलिए जल्द से जल्द मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। इतना बोल ऋषभ वहां से उठकर अपने स्टडी रूम में चला गया और आलोक उसे जाते हुए देखता रहा। कुछ देर बाद स्टडी रूम ऋषभ अपने चेयर पर बैठा था। उसके सामने सोफे पर आलोक बैठा था और विक्रम, प्रवीण और रोहित एक साइड में खड़े थे। वो तीनों आलोक को देख रहे थे और उसके कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे। आलोक ने एक गहरी सांस ली और अपनी जगह से उठा। उसने अपने पेंट के पॉकेट में से एक एनवलप निकाला और उसे ऋषभ के सामने रख दिया। ऋषभ ने पहले आलोक को देखा और फिर उस एनवलप को खोला।
एनवलप में से 2 तस्वीर बाहर आए। उनको ऋषभ जानता था। वो किसी और की नहीं बल्कि अनोखी की तस्वीर थी और दूसरा एक आदमी की थी। उसे देख ऋषभ की आंखें सख्त हो गई। वो आलोक को देखने लगा। उन तीनों ने भी तस्वीरों को देखा लेकिन कुछ बोले नहीं। आलोक ने उस आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोला, इसे जानते हो? प्रवीण बड़े गौर से उस तस्वीर को देख रहा था। तभी अचानक से उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने चिल्लाया, अनंत सेठी। प्रवीण की बात सुन सब उसे देखने लगे, ऋषभ भी। तो प्रवीण ने एक नज़र ऋषभ को देख सबसे कहा, ये तो आनंद सेठी है, कोलकाता का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और कोलकाता का सबसे बड़ा गैंगस्टर। उसकी बात आलोक ने पूरी की तो प्रवीण ने जल्दी से अपना सर हमें हिला दिया। तभी ऋषभ ने अपने कठोर लहजे में कहा, मेरे सवालों का जवाब नहीं है। मुझे अनंत सेठी के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है आलोक शेरगिल। तो इंटरेस्ट लो। आलोक ने ऋषभ को बीच में रोते हुए कहा और आगे बोला, तुम्हें अनंत सेठी में इंटरेस्ट लेना होगा क्योंकि उसे तुम्हारी बीवी अनोखी में काफी इंटरेस्ट है। आलोक की बात खत्म होते ही स्टडी रूम में एकदम सन्नाटा छा गया और सबको अपने शरीर में एक ठंडेपन का एहसास महसूस होने लगा। ऋषभ की आंखें एकदम कठोर, सख्त और गहरी हो गई और वो बुरी तरह अनंत सेठी की तस्वीर को घूरने लगा। उसने तस्वीर को देखते हुए ही आलोक से कहा, साफ साफ बताओ। तो साफ साफ सुनो, अनंत सेठी पिछले 2 सालों से अनोखी के बारे में पता कर रहा है। उसे किसी भी कीमत पर अनोखी चाहिए और तुम इतने समझदार तो हो ही कि उसे अनोखी क्यों चाहिए ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। मैं नहीं चाहता था अनोखी कभी भी अनंत सेठी के हाथों लग जाए, इसलिए मैंने उसकी शादी तुमसे करवाई। क्योंकि तुम अपनी चीज किसी को छूने तक नहीं देते और वो तो तुम्हारी बीवी होगी और मुझे पूरा यकीन है तुम अनोखी को अनंत सेठी से बचा ही लोगे। तो इसलिए अपने अनोखी की शादी ऋषभ से करवाए। विक्रम ने आश्चर्य से पूछा तो आलोक हाँ में अपना कर हिलाते हुए बोला, हाँ यही एक वजह थी कि मैंने ऋषभ की शादी अनोखी से करवाई थी। लेकिन अगर छोटी सी भाभी को प्रोटेक्ट ही करना था तो आप भी तो कर सकते थे ना? रोहित ने पूछा तो आलोक उसे देखकर बोला, नहीं मैं नहीं कर सकता। इतना बोल वो चुप हो गया और ऋषभ और प्रवीण एक दूसरे को देखने लगे जैसे उन्हें पता हो कि आलोक यही जवाब देता। चैप्टर 39 रोहित को समझ नहीं आया कि आलोक ने ऐसा क्यों कहा कि वो अनोखी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तभी ऋषभ सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोला, बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए नहीं कहा जाता है रोहित। मतलब भाई, मैं कुछ समझा नहीं, रोहित ने नासमझी में पूछा। ऋषभ अपने चेयर से उठा और आलोक के सामने आकर उसे देखते हुए रोहित से बोला, मतलब तुम उस आदमी से कैसे उम्मीद कर सकते हो अनोखी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो खुद अनंत सेठी के लिए काम करता है? क्या? रोहित और विक्रम ने एक साथ हैरानी से कहा। उन दोनों की आंखें बड़ी हो गई थी और वो आलोक को देखने लगे जो बिना किसी भाव के ऋषभ को देख रहा था। तभी ऋषभ ने आगे कहा, लेकिन एक बात आज फिर सही साबित हो गई कि आलोक शेरगिल की फितरत ही धोखेबाजी है। तभी तो किसी के साथ लॉयल नहीं रहता वो, ना अपनी बीवी के साथ लॉयल हो पाया और ना ही अपने मालिक के साथ। ऋषभ की बात सुन आलोक मुस्कुरा दिया। उसने उससे कहा, मेरी फितरत की और मेरे लॉयल्टी की चिंता तुम मत करो ऋषभ। तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए कि मैं लॉयल नहीं हूं, वरना आज अनोखी शेरगिल मेंशन में नहीं बल्कि अनंत सेठी के पास होती। लेकिन मैं नहीं चाहता कि अनोखी के साथ कुछ भी बुरा हो, इसलिए मैंने आज तक उसे अनंत सेठी से छुपा कर रखा। लेकिन अनंत सेठी क्या चीज है ये तुम भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, इसलिए मुझ पर अपना दिमाग मत खर्च करो। इतना बोल आलोक वहां से जाने लगा। तभी ऋषभ ने पूछा, अनोखी से आपका क्या रिश्ता है? ऋषभ का सवाल सुन आलोक वहीं रुक गया और बिना किसी भाव के ऋषभ को देखकर बोला, एक कर्ज है अनोखी का मुझ पर जो मुझे जिंदगी भर चुकाना है और वो कर्ज क्या है ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। इतना बोल आलोक वहां से चला गया। ऋषभ बस जाते हुए उसे देखता रहा। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। आलोक स्टडी रूम से निकल सीधे मेंशन के बाहर जाने लगा। तभी उसकी नजर गार्डन में गई जहां पर शोभा फूलों को पानी दे रही थी, तो वो उसकी ओर बढ़ गया। शोभा बहुत देर से एक ही फूल को पानी दिए जा रही थी और किसी सोच में घूम थी। आलोक में उसका ध्यान अपनी ओर करते हुए कहा, एक ही फूल को कितना पानी पिलाओगी शोभा? उसका पेट भर गया है, बाकी फूलों पर भी ध्यान दे दो। आलोक की आवाज सुन शोभा अपने सेंस में वापस आए।
उसने मुड़कर उसे देखा और फिर अपने काम में लग गई। उसने बिना उसकी ओर देखे कहा, आप गए नहीं अब तक? कमाल है, मतलब कोई चाहता ही नहीं कि मैं कुछ देर और रुकूं। खैर, अब जब सबकी इच्छा यही है तो मैं चला जाता हूं, लेकिन तुमसे एक काम है। इतना बोल आलोक ने अपनी पैंट के पॉकेट में से एक पेपर निकाला और उसे शोभा के हाथ में थमाते हुए बोला, ये अनोखी को दे देना। फिर आलोक वहां से चला गया। कुछ देर बाद अनोखी की नींद खुली और वो झटके से उठकर बैठ गई। उसने आसपास देखा तो वो अपने कमरे में थी। ये देख उसने एक राहत की सांस ली। वो उठी और फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई। वो जब रेडी होकर वॉशरूम से बाहर निकली तो देखा शोभा उसके कमरे में उसके लिए नाश्ता लेकर आई थी। शोभा ने उसे नाश्ता कराया और आलोक का दिया हुआ पेपर अनोखी को देकर बोली, ये आलोक ने तुम्हें देने के लिए कहा। आलोक का नाम सुन अनोखी ने झट से वो पेपर ले लिया। तभी शोभा की नजर अनोखी के होठों पर गई जहां पर दांतों के निशान थे। शोभा ने कुछ सोचा और अनोखी से पूछा, अनोखी ये तुम्हारे होठों को क्या हो गया, चोट कैसे लग गई? शोभा की बात सुन अनोखी ने अपने निचले होंठ को अपने दांतों तले छुपा लिया और सर नीचे कर कुछ सोचने लगी। उसने जल्दी से कहा, वो मैं खाना खा रही थी तो गलती से मेरे होंठ दांत के नीचे आ गए और मुझे चोट लग गई। इतना बोल अनोखी चुप हो गई। उसके बहाने सुन शोभा हल्का सा मुस्कुरा दी और उसके सर पर हाथ फेर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अनोखी ने जल्दी से आलोक का दिया हुआ लेटर खोला और उसे पढ़ने लगी। अनोखी, मैं जानता हूं तुम मुझसे बात करना चाहती थी लेकिन बात हो नहीं पाए। इन 2 सालों में तुमने मेरे कुछ बताने का इंतजार भी किया। उसके लिए सॉरी। मैं इन 2 सालों में ना तो तुमसे मिलने आया और ना ही मैंने तुमसे कोई बात की। लेकिन मैं मजबूर था। पर अब मैंने अपना वादा पूरा किया अनोखी। जिस डॉक्टर की मैं बात कर रहा था वो इंडिया आ चुका है और 2 दिन बाद तुम्हारी मम्मा का ऑपरेशन हो जाएगा। वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी अनोखी, इसलिए अब उनकी चिंता तुम बिल्कुल भी मत करना। मैं अपना वादा बखूबी निभाऊंगा, इसलिए अब तुम अपने ऊपर, अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। अब तुम भी अपना इलाज कर लो अनोखी और ऋषभ के साथ अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। उस घर में लोग कैसे हैं ये तो इन 2 सालों में तुम भी जान गई होगी, इसलिए उनके साथ खुश रहो अनोखी। उद्धरण चिन्ह। लेटर पढ़ते हुए अनोखी की आंखों में आंसू आ गए। उसने लेटर को अपने सीने से लगाया और मुस्कुराते हुए खुद से बोली, दो दिन बाद मम्मा का ऑपरेशन होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उनके ठीक हो जाने के बाद कोई मुझे बदकिस्मत नहीं कहेगा, कोई मुझे मनहूस नहीं मानेगा, मैं मम्मा से मिल पाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। होठों पर मुस्कुराहट खिली हुई थी और चेहरे पर अलग ही चमक थी। बेसमेंट अंडरस्कोर ऋषभ, प्रवीण, हार्दिक, विक्रम, रोहित, शिवाय और शिविका बेसमेंट के एक कमरे में बैठे थे। दीवार पर लगी स्क्रीन पर अनंत सेठी की फोटो थी। तो ये वजह है, आलोक अंकल ने इसलिए लिटिल एंजल की शादी ऋषभ से करवाई थी। शिवाय ने अनंत सेठी की फोटो को देखते हुए कहा। तभी शिविका गुस्से से बोली, इस अनंत सेठी की तो, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई लिटिल एंजल के ऊपर नजर डालने की भी। एक नंबर का कमीना और अयाश आदमी है ये तो अच्छा हुआ कि आलोक अंकल ने लिटिल एंजल को बचा लिया, वरना अगर लिटिल एंजल गलती से भी इस हैवान के हाथ लग जाती तो ये तो लिटिल एंजल को जिंदा ही निगल लेता। शिविका की बात खत्म होते ही कमरे में कांच टूटने की आवाज आई। सबने उस ओर देखा। ऋषभ ने अपने हाथ में पकड़े कांच का गिलास गुस्से से फोड़ दिया था। ये देखा सबने डर से अपना सलाइवा गटका और हार्दिक ने शिविका और शिवाय दोनों को घूर कर फुसफुसाते हुए बोला, तुम लोगों की अकल क्या खास चरने गई है जो ऋषभ के सामने ही बार बार लिटिल एंजल की बात कर रहे हो? अरे बीवी है उसकी, जान से मार देगा तुम दोनों को, इसलिए चुप रहो। प्रवीण, मुझे अनंत सेठी की हर एक डिटेल चाहिए और ये अनोखी को कैसे जानता है ये भी। ऋषभ ने बिना किसी भाव के कहा, लेकिन उसकी आंखें एकदम लाल थी। उसके लिए पहले मुझे अनोखी के बारे में तो पता करना पड़ेगा ना, उसके बाद ही तो मैं ये पता कर पाऊंगा कि वो बाकियों को कैसे जानती है। आज तक मैं यही नहीं पता कर पाया कि अनोखी है कौन। कसम से ये ऋषभ सर के पापा सच में सर के बाप है। इस तरह से इंफॉर्मेशन हाइड करके रखी है कि चाहकर भी नहीं निकल पा रहा हूं। प्रवीण ने बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन ऋषभ ने उसका गुदगुदाना सुन लिया।
वो उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा और एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, अगर इंफॉर्मेशन निकालने में इतनी ही दिक्कत आ रही है तो अपने जॉब से रेजिग्नेशन दे दो, इससे पहले कि मैं तुम्हारा गला घोटकर तुम्हें इस परेशानी से मुक्ति दे दूं। उद्धरण चिन्ह। प्रवीण को धमकाने के बाद ऋषभ वहां से चला गया। वहीं प्रवीण डर से बस उसे जाते हुए देख रहा था। तभी हार्दिक ने प्रवीण के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्यों ऐसे काम करता है जिससे तेरी जान पर बात बने? अरे मेरी भाभी अभी भी यंग है, खूबसूरत है, हॉट है। तेरे जाने के अगले दिन ही उसे नया पति मिल जाएगा। तुझे इस बात का भी डर नहीं है? अपना मुंह बंद रख समझा और मेरी बीवी से दूर रहा कर। देखता हूं मैं कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होता है तो उसके साथ। अब फ्रेंड है तो फ्रेंडली होऊंगा ना, और ये मत भूल तेरी बीवी बनने से पहले वो दोस्त थी मेरी। कमीने भाभी से पहले बहन मानता हूँ, समझा? और तू मेरी बहन को कितना परेशान करता है तू वो भी मैं जानता हूँ। साले अपना रिश्ता कब सबको बताया? जब वो पागल हो जाएगी तब। हार्दिक ने कहा। उसके कहने में थोड़ा गुस्सा था, तो प्रवीण अफसोस करते हुए बोला, क्या करूं यार, हमेशा ऐसा कुछ न कुछ हो जाता है जिससे मैं कुछ कर ही नहीं पाता। जानता हूं वो बहुत परेशान होती है मेरी वजह से, पर मैं उससे प्यार भी बहुत करता हूं। उद्धरण चिन्ह। हार्दिक और प्रवीण धीरे धीरे एक दूसरे से बात कर रहे थे जिस वजह से कोई उनकी बातें नहीं सुन पा रहा था। जब विक्रम से रहा नहीं गया तो उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, अरे ऐसी कौन सी सीक्रेट बात कर रहे हो तुम दोनों जो हम लोग नहीं सुन सकते? उद्धरण चिन्ह। कोई सीक्रेट बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही इसकी टांग खींच रहा था। हार्दिक ने प्रवीण के गले में हाथ डालकर मजाक करते हुए कहा तो प्रवीण उसे घूरकर देखने लगा। तभी शिवाय हार्दिक से बोला, वैसे हार्दिक तुम कल देहरादून जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। हाँ, यूके का फेमस डॉक्टर विल्सन इंडिया आया है एक स्पेशल केस पर काम करने के लिए, और लकीली मैं उनकी टीम में हूँ। 2 दिन बाद वो सर्जरी परफॉर्म करने वाले हैं, इसलिए मुझे कल ही देहरादून के लिए निकलना होगा। उद्धरण चिन्ह। ये तो अच्छी बात है, चलो मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। वैसे भी जब से इंडिया आया हूँ मॉम डैड से मिला नहीं। इससे पहले कि वो मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दे मैं ही अपनी शक्ल उन्हें दिखा आता हूँ। विक्रम ने कहा तो सब हंस दिए। कोलकाता अंडरस्को। कालिंदी हॉल के सोफे पर बैठी अपने नेल्स पर नेल पेंट लग रही थी, तभी आलोक अंदर आया। कालिंदी ने जब आलोक के हाथों में पट्टी बंदी देखी तो वो उठकर उसके पास आते हुए बोली, उड़ी बाबा ये तुमको क्या हो गया? ये चोट कैसे आई? कहीं तुम्हारे बेटे ने गुस्से में आकर तुम्हें मार तो नहीं? उद्धरण चिन्ह। आनंदी की बातों में चिंता कम और मजाक ज्यादा था, जिसे आलोक भी अच्छे से समझ रहा था। पर आलोक ने कुछ कहा नहीं और चुपचाप अपने कमरे की ओर चला गया। उसे ऐसे जाते देख कालादी ने मुंह बनाकर कहा, लगता है बीवी के मरने का सदमा लगा है, पर मेरे आदमियों का कल कोई फोन नहीं आया। फिर वो वापस सोफे पर बैठ गई और अपने पैरों को सामने कांच के टेबल पर बड़े आराम से रख दिया। तभी कहीं से एक लोहे का छोटा सा बॉल सीधे आकर उस टेबल पर गिरा, जिससे टेबल चकनाचूर हो गया। चैप्टर 40। अचानक से टेबल पर बॉल गिरता देख कालिंदी डर गई और घबराकर खड़ी हो गई। जमीन पर टेबल के कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे और कालिंदी उसे हैरानी से देखे जा रही थी। तभी उसके ऊपर सीलिंग पर टंगा झूमर हिलने लगा। उसकी आवाज सुन कालिंदी ने ऊपर देखा तो वो झूमर गिरने ही वाला था, लेकिन वक्त रहते कालिंदी 2 कदम पीछे हो गई। लेकिन पीछे हटते वक्त कालिंदी का पर उस लोहे की बॉल से टकरा गया और वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गई। उसके गिरने के साथ ही वो झूमर भी फर्श पर आ गिरा। गिरते वक्त कालिंदी का दायां हाथ कांच के टुकड़ों पर पड़ गया, जिससे वो कांच उसके हाथ में चुभ गई और खून निकलने लगा, जिससे कालिंदी दर्द से चिल्ला पड़ी। इतना शोर सुन घर के सभी नौकर हॉल में आ गए। उन्होंने जब कालिंदी को फर्श पर गिरे देखा और टेबल और झूमर को टूटा हुआ देखा तो वो घबरा गए। उन्होंने जल्दी से कालिंदी को उठाकर सोफे पर बैठाया और एक नौकरानी उसका फर्स्ट एड करने लगी। क्या हुआ कालिंदी, कहीं ज्यादा तो नहीं लग गई तुम्हें? आलोक नीचे आते हुए कालिंदी से बोल। उसकी आवाज सुन कालिंदी ने गुस्से से उसे देखा। कालिंदी की आंखें और उसका चेहरा गुस्से और दर्द की वजह से लाल हो गया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम सब जाओ यहां से। तो वो सारे नौकर वहां से चले गए।
कालादी उठी और अपने दूसरे हाथ से आलोक का कॉलर पकड़कर बोली, तुमने ये सब किया ना मेरे साथ, क्यों किया? तभी आलोक ने अपने कॉलर से उसका हाथ हटाया और उसके जबड़े को पकड़कर बोला, मेरी शोभा को मारने का सोचा था तुमने, उसे मारने की थी कोशिश की तुमने, बस इसलिए किया। कल तो मैंने शोभा को लगने वाली गोली अपने ऊपर लेकर उसे बचा लिया, लेकिन याद रखना कालिंदी, तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं है। अगर मेरी शोभा को एक खरोच भी आई ना तो आज जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है। तुम बहुत बुरा मरोगी अगर उसे दर्द देने के बारे में सोचा भी तो। इसलिए शांति से और कायदे में रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इतना बोल उसने कालिंदी का चेहरा छोड़ दिया और अपने रूम की ओर चला गया। कालिंदी चिल्लाते हुए बोली, ये अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ आलोक। मैं इसका बदला तुमसे लेकर रहूंगी। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। फिर वो भी गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे की ओर चली गई। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने बेड पर नजर पड़ते ही उसकी चीख निकल गई। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि घर के हर कोने में उसकी आवाज सुनाई दी और सारे नौकर और आलोक उसके पास चले आए। जब सारे नौकरों ने कमरे का नजारा देखा तो वो भी घबरा गए। कालादी के बेड पर एक लाश पड़ी थी जिसका शरीर सफेद पड़ चुका था और उसके शरीर को किसी कीड़े ने नोचा हो ऐसे कई निशान थे। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी। उसके गले से लेकर छाती तक एक बड़ा सा एल बना था और उसके शरीर पर कई ऐसे जख्म बनाए गए थे जिससे वो बहुत ज्यादा डरावना नजर आ रहा था। उसे देख वो सारे नौकर 2 कदम पीछे हो गए। आलोक ने देखा कालिंदी दरवाजे के पास जमीन पर बैठी थरथर कांप रही थी। उसने कालिंदी को वहां से उठाया और दूसरे कमरे की ओर ले जाते हुए नौकरों से बोला, कमरा पूरी तरह से साफ कर दो। उद्धरण चिन्ह। दूसरे कमरे में आने के बाद आलोक ने कालिंदी को झटके से छोड़ दिया, जिससे वो जमीन पर जाकर गिरी। कालिंदी अभी भी शौक में थी। उसके आंखों में पानी भरा था और उसका शरीर कांप रहा था। आलोक उसके सामने अपने घुटनों पर बैठा और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, क्या हुआ कालिंदी, डर लग रहा है? उसकी आवाज सुन कालिंदी ने अपनी डरी हुई नजरें उसकी ओर की। उसकी आंखों में डर देख आलोक हंसते हुए बोला, ये तो वही आदमी था ना जिसे तुमने शोभा को मारने भेजा था। आपने हमारे साथे एटा बुरा किया। कालिंदी ने कांपती हुई आवाज में कहा। तो आलोक नामे सर हिलाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, ये मैंने नहीं किया। हाँ, मैं भी बुरा कर सकता हूँ लेकिन वो क्या है ना, ये काम मेरा नहीं है। ये मेरे बेटे का काम है। उसे पता चल गया है कि ये आदमी तुम्हारा है और तुमने उसकी मॉम को मारने की कोशिश की है, इसलिए तो उसने तुम्हारे लिए ये तोहफा भेजा है। क्या? कालिंदी एक झटके से खड़ी हो गई और हैरानी से आलोक को देखने लगी। आलोक भी खड़ा हुआ और अपनी पैंट के पॉकेट में हाथ डालकर बोला, तुम्हें क्या लगा कि तुम उसकी मां को मारने की कोशिश करोगी और वो कुछ करेगा भी नहीं? ये बहुत बुरा कर दिया कालिंदी तुमने। अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई, जिसकी शुरुआत आज हो ही गई है। मैंने आज तक तुम्हारे लिए बुरा फील नहीं किया, लेकिन अब मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील हो रहा है कालिंदी, की न जाने मेरा बेटा तुम लोगों के साथ क्या करेगा। इतना बोल आलोक मुस्कुराते हुए कमरे से चला गया। वही कालिंदी डर से कांपते हुए अपने आप से गुदगुदाई, ऋषभ ऋषभ, उसे पता चल गया। मुझे अनंत से बात करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। रात के वक्त खाना खाने के बाद अनोखी हमेशा की तरह कुछ देर बालकनी में बैठकर चांद को देख रही थी। तभी ऋषभ उसके कमरे में आया। अनोखी ने जब अपने कमरे में किसी के आने की आवाज सुनी तो वह कमरे के अंदर आ गई। ऋषभ को अपने कमरे में देख अनोखी चौंक गई और उसने पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? उद्धरण चिन्ह। ऋषभ ने पहले कमरे को अच्छे से देखा। अनोखी का कमरा एकदम सिंपल था। अनोखी का कमरा जितना सिंपल था उतना ही सुकून देने वाला भी था। ऋषभ अनोखी के बेड पर लेट गया और अनोखी से बोला, सोने आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। क्या? पर क्यों? आपके बेड को क्या हो गया? उद्धरण चिन्ह। उसे क्या होना है, वो तो बिल्कुल ठीक है। ऋषभ ने अपने हाथों को सर के नीचे रखते हुए बड़े आराम से कहा। तो अनोखी ने फिर पूछा, तो फिर आप यहाँ क्यों सो रहे हो? उद्धरण चिन्ह। मेरी मर्जी, क्यों, तुम भी तो मेरे कमरे में सोई थी ना, मेरे बेड पर। मैंने कुछ कहा था तुमसे नहीं ना? तो क्या मैं नहीं सो सकता तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे बेड पर? लेकिन मैं खुद थोड़ी आई थी।
आप मुझे ले गए थे और जबरदस्ती मुझे सुला दिया था। अनोखी ने डरते हुए धीरे से कहा। उसकी बातों को सुन ऋषभ को बड़ी हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी चेहरे पर आने नहीं दी और घूर कर अनोखी को देखने लगा तो अनोखी ने अपनी नजरें नीचे कर ली। ऋषभ ने कठोर लहजे में अनोखी से कहा, यहाँ आओ। लेकिन अनोखी गई नहीं तो ऋषभ ने दोबारा और भी सख्त होकर बोला, सुनाई नहीं दिया, मैंने कहा यहाँ आओ वरना मैं आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उसके दूसरी बार धमकाने से अनोखी धीरे धीरे उसके पास आ गई। ऋषभ ने एक नजर उसकी झुकी पलकों को देखा और फिर हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास खींच लिया। अनोखी सीधे जाकर ऋषभ के सीने पर गिर गई। अनोखी ने हैरानी से ऋषभ को देखा तो वो आंखों में शरारत लिए उसे देख रहा था। अनोखी जल्दी से उठने लगी तो ऋषभ ने उसके कमर पर हाथ रख उसे वापस खींच लिया। ये क्या कर रहे आप? छोड़ो मुझे, अनोखी ने कसमसाते हुए कहा। ऋषभ उसे लेकर पलट गया और उसके ऊपर आ गया। ऋषभ बड़े गौर से अनोखी के चेहरे को देख रहा था और उसके दिमाग में आलोक की बातें चल रही थी। उसने जब सुना था कि अनंत सेठी अनोखी को पाना चाहता है तो उसे कितना गुस्सा आया था वो सिर्फ ऋषभ ही जानता था। अनोखी अपनी हरी आंखों को बार बार झपकाते हुए ऋषभ को हैरानी से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऋषभ करना क्या चाहता है, बल्कि उसे तो डर लग रहा था ऋषभ को अपने इतने पास देखकर। अनोखी के बालों की एक लट उसके माथे पर आ गई थी। ऋषभ ने हल्के से फूंक मारकर उसे उसके माथे से हटाया। ऋषभ की सांसों को अपने चेहरे पर पाकर अनोखी ने आंखें बंद कर ली। ऋषभ ने धीरे से उसकी नाक पर किस किया और बोला, कपकेक। इस बार उसके पुकारने पर अनोखी ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली। ऋषभ ने गंभीर लहजे में अनोखी से पूछा, कपकेक क्या तुम अनंत सेठी को जानती हो? उद्धरण चिन्ह। अनंत सेठी का नाम सुन अनोखी की आंखें बड़ी हो गई। उसने जवाब में हाँ में अपना सर हिला दिया। कौन है वो, क्या तुम ये जानती हो? ऋषभ ने फिर पूछा तो इस बार अनोखी नाम में अपना सर हिलाकर बोली, वो कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन वो बुरे इंसान है। आलोक अंकल ने कहा था कि वो बिल्कुल अच्छे नहीं है और वो दाई माँ को चोट पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए आलोक अंकल ने दाई माँ को छुपा दिया है और उन्होंने मुझे भी यहाँ भेज दिया। लेकिन उन्होंने आपसे मेरी शादी क्यों कराई ये मुझे सच्ची का नहीं पता। कहते हुए अनोखी ने अपने गले पर पिंच कर लिया, जैसे कसम खाकर कह रही हो कि मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। तो आलोक शेरगिल ने इसे पूरा सच नहीं बताया है, ऋषभ ने अपने मन में सोचा। लेकिन तभी उसका ध्यान अनोखी के बच्चों वाली हरकत पर गया। उसने अनोखी के हाथ को उसके गले पर से हटाया और उसके माथे पर हल्के से हाथ मारकर बोला, ठीक है मान लिया। अब ये बताओ क्या तुम कभी कोलकाता गई हो? उद्धरण चिन्ह। ऋषभ का सवाल सुन अनोखी ने पहले तो ना में अपना सर हिलाया, फिर कुछ सोचकर जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया। ये देख ऋषभ की आंखें छोटी हो गई और वो घूर कर उसे देखने लगा, तो अनोखी बोली, मैं गई हूं लेकिन बस एक दिन के लिए और वो भी एक ही बार। उद्धरण चिन्ह। कब गई थी? ऋषभ उसके बगल में लेट गया और उसे अपने ऊपर लिटा दिया। अनोखी का सर उसके सीने पर था। अनोखी ऋषभ के शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए बोली, मैं 2 साल पहले गई थी दाई माँ के साथ। और उस दिन क्या क्या किया था तुमने? ऋषभ ने उसके बाल को सहलाते हुए पूछा, तो अनोखी उस दिन के बारे में सोचते हुए बोली, मैं दाई माँ के साथ दुर्गा पूजा में गई थी। पूजा कर हम वापस आ गए थे। और कौन कौन था तुम्हारे साथ? कोई नहीं था, सिर्फ मैं और दाई माँ थे। और किस किस से मिली थी तुम? किसी से नहीं मिली थी, लेकिन हाँ मैं गिरने वाली थी सीडीओ से, तब किसी ने मुझे बचाया था और उन्होंने थोड़ी बात की थी। क्या बात की थी उसने? कुछ नहीं, मेरा नाम पूछा था, फिर उसके बाद वहां दाई माँ आ गई और मैं उनके साथ चली गई। अनोखी के सारे जवाब सुन ऋषभ ने अपने मन में कहा, तो वो अनंत सेठ ही था। उसे सिर्फ अनोखी का नाम पता है, लेकिन अनोखी कहाँ से है ये नहीं, और जब तक वो पता कर पाता उससे पहले ही आलोक शेरगिल ने अनोखी की दाई माँ को छुपा दिया। वेल डन आलोक शेरगिल। अनोखी किसी अच्छे बच्चे की तरह सब कुछ ऋषभ को बता रही थी, जो भी वो उससे पूछ रहा था। ऋषभ को अपने ख्याल में डूबा देख अनोखी ने अपने मन में कहा, मैंने तो सब कुछ बात दिया जो जो इन्होंने पूछा, तो अभी मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे हैं और मेरे कमरे से क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या ये सच में यही सोने वाले हैं? तो फिर मैं चली जाती हूँ यहाँ से।
अनोखी अपने आप से बातें कर ही रही थी कि तभी ऋषभ की आवाज आई। बहुत ज्यादा दिमाग चलता है तुम्हारा कपकेक। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ की बात सुन अनोखी की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से उसे देखने लगी। आपको कुछ सुनाई दिया क्या? अनोखी ने हैरानियत से पूछा, तो ऋषभ शरारत से मुस्कुरा कर बोला, अब मन में इतना जोर से बोलोगी तो सुनाई तो देगा ना। उद्धरण चिन्ह। क्या अनंत सेठी को अनोखी की खबर मिलेगी? आगे क्या करेगा ऋषभ कालिंदी के साथ? ऋषभ क्यों पूछ रहा है अनोखी से ये सारे सवाल? जानने के लिए बने रहिए मेरी कहानी के साथ।